अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए मुझे किडनैप करना इजी हो, इसलिए मैं सीधा उस इंटरसेक्शन पर पहुंच गया जहां मेरी प्रीवियस लाइफ में मुझे किडनैप किया गया था। फिर मैं रोड के साइड पर सीधा जमीन पर लेट गया और ड्रामा करने लगा। कितना बोरिंग है यार, बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा। अगले ही सेकंड पता नहीं कहां से लेकिन ब्लैक क्लोथ्स पहने हुए 4 बॉडीगार्ड्स आ गए। उन्होंने बड़े केयरफुली मुझे उठाया और सीधा कार में डाल दिया। मैंने अंदर ही अंदर सोचा मिशन अकॉम्प्लिश, और इसे ही कहते हैं एक हरामी एमसी जिसको अपना दिमाग इस्तेमाल करना आता हो। और लगता है ये स्टोरी बड़ी ही कमाल की होने वाली है, लेकिन अगर ये कहीं बकचोदी करेगा और अगर कोई कैरेक्टर दिमाग का भोसड़ा करेगा तो आप लोगों को पता ही है कि मेरी कमेंट्री कितनी फैमिली और फ्रेंडली है ना। अब शायद थोड़ी देर सो ही लेता हूँ। जब मेरी आंख खुली तो मेरे आंखों के सामने वही जाना पहचाना रूम था। रूम को देखते ही मैंने एक्साइटेड होकर अपने हाथ रब किए। शो ये मेरी जान, तुम्हारा ब्रदर चैन तुम्हें ढूंढते हुए आ गया। लेकिन फिर मुझे लगा थोड़ा ज्यादा एक्टिंग हो गई। मैंने चुपके से रूम के आसपास देखा। प्रीवियस लाइफ के इवेंट्स के अकॉर्डिंग गु शुयी डेफिनेटली कहीं न कहीं चुप कर मुझे देख रही होगी। मैं स्लोली बेड से उठा, अपने माथे पर हाथ रखा और जानबूझकर वीक वॉइस में बोला, अरे देवा, मेरा सर इतना डीजी क्यों हो रहा है। मैंने सीक्रेटली चारों तरफ देखा लेकिन रूम बिल्कुल साइलेंट था, कोई रिएक्शन नहीं। मैंने अपनी वॉइस और लाउड कर दी, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, कहीं मैं मरने वाला तो नहीं। लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। मैंने कंफ्यूज्ड होकर सोचा, क्या शुयी यहाँ है ही नहीं? इम्पॉसिबल, प्रीवियस लाइफ में तो वो बिल्कुल यही आसपास थी। या फिर मेरी एक्टिंग भी इनफ नहीं है। ठीक है, अब मैं असली एक्टिंग दिखाता हूँ। एक्टिंग का रूल नंबर 1, ड्रामा को मैक्सिमम लेवल तक ले जाओ। मैं वीक बनने का नाटक करते हुए दोबारा बेड पर गिर गया। फिर डिस्कम्फर्ट का ड्रामा करते हुए बेड पर इधर उधर रोल करने लगा, लेकिन सामने वाली मैडम फिर भी मूव नहीं हुई। मैं अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो गया। अरे यार, मैं तो एक्टिंग करते करते थक गया, ये औरत अब तक आई क्यों नहीं? फाइनली मैंने गिव अप कर दिया और सीधा बैठ गया। शायद बहुत देर तक रोल करने की वजह से मैं जेन्युइनली टायर्ड हो गया था। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मेरा लेफ्ट फुट राइट फुट में अटक गया और ढाम से सीधा मेरी गांड जमीन पर जाके लगी। मैं सीधा फेस फर्स्ट फ्लोर पर गिर गया। डैम, ये फ्लोर इतना ठंडा क्यों है? मैं जल्दी से उठने लगा। होपफुली किसी ने देखा नहीं होगा कि किस तरह मेरी ढीली गांड जमीन पर गिर गई, वरना मेरे हैंडसम और कूल इमेज का सत्यानाश हो जाता। मैं एनॉयड होकर बोला, फाइन, अब भी बाहर नहीं आओगी? ठीक है, देन यंग मास्टर, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही मेरा हाथ डोर हैंडल पर गया, सडनली मेरी कलाई किसी ने टाइटली पकड़ ली। अगले सेकंड मेरा पूरा बॉडी साइड वाली वॉल के अगेंस्ट प्रेस हो गया। मैंने सामने देखा, फाइनली गु शुयी मेरे सामने खड़ी थी। मैंने इमीडिएटली वीक फेस बनाया, सेव मी। शुयू ने मुझे देखा, सेव यू? तुम चाहते हो मैं तुम्हें कैसे सेव करूं? उसे सामने देखते ही मेरी आईज में एक हिडन स्मगनेस आ गई। देखा, फाइनली कंट्रोल नहीं हुआ ना? मैंने वीक वॉइस में कहा, शुयू बहुत दर्द हो रहा है। उसने शांति से पूछा, कहाँ दर्द हो रहा है? मैंने तुरंत अपना हाथ और नी उसके सामने कर दिया। गिरने की वजह से दोनों जगह रेड मार्क्स बन गए थे। शुयू ने उन्हें देखा, अभी तुम गिरे थे, बस इतनी सी इंजरी हुई। मैंने उसकी तरफ देखा, वैसे यहाँ मुझे लेकर कौन आया? शुयू बिल्कुल कैजुअली बोली, ऑब्वियसली मैं। मेरा दिल खुश हो गया। हाँ, ये हुई ना मेरी शुयू। लेकिन फिर मुझे कुछ स्ट्रेंज लगा। प्रीवियस लाइफ में सीन ऐसा तो नहीं था, कुछ मिसमैच हो रहा था। कहीं मैंने ज्यादा क्रिंज होकर उसे डरा तो नहीं दिया? मैं अपर बॉडी सपोर्ट करके उठने लगा और शायद वहां से निकलने का ड्रामा करने वाला था, लेकिन गु शुयी की स्लिम फिंगर सडनली मेरे लिप्स पर आ गई। उसने मुझे चुप कर दिया। ब्रदर चेन, आज तुम खुद इतने क्रिंज होकर मेरे पास आए हो, तो क्या तुम्हें मेरे साथ थोड़ी सी बात नहीं करनी चाहिए? मैंने कैजुअली कहा, बात क्या करनी है? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसे बिहेव करोगी तो मैं खुद से तुम्हारे पास कभी नहीं आता। तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है क्या? लेकिन शुयी जैसी मेरी कंप्लेंट सुन ही नहीं रही थी। उसने स्लोली मेरी चीक्स टच की। मेरे फेस की नरमी फील करके उसके एक्सप्रेशन में एक स्ट्रेंज इमोशन आ गया, जैसे वो कंफर्म कर रही हो ये सच में उसका ब्रदर चेन है, जिंदा, नरम और रियल। उसके माइंड में प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज फ्लैश हुई। प्रीवियस लाइफ में ब्रदर चेन को किसी और ने उसके पास से रेस्क्यू कर लिया था। उस वक्त शुयी सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, ब्रदर चेन हमेशा ओबीडियंटली उसके पास रहे। लेकिन अगर वो उसे फोर्सफुली अपने पास रखेगी तो शायद ब्रदर चेन दोबारा कभी उसके सामने स्माइल नहीं करेगा। प्रीवियस लाइफ में उसने ब्रदर चेन को लॉक करके रखा था, उसके बाद से वो हमेशा उसे अवॉइड करता रहा। ये सब याद आते ही शुयी का एक्सप्रेशन सॉफ्टन हो गया। फाइनली उसने डिसाइड किया, फॉरगेट इट, इस लाइफ में उसे जाने देती हूँ। गु शुयी ने हाथ बढ़ाया और रूम का डोर ओपन कर दिया। तुम जा सकते हो। मैं वही फ्रीज हो गया। मेरे माथे पर कोल्ड स्वेट आ गया। व्हाट द हेल? प्रीवियस लाइफ में ये सीन कब हुआ था? ये औरत सडनली इतनी रीजनेबल कैसी हो गई? मैं बेड पर बिल्कुल स्टिल बैठा रहा, हिला तक नहीं। फिर मैंने फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहा, गु शुयी, तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है? शुयी ने मुझे देखा। मैं और इम्पेशेंट हो गया।
क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? बस बोल दो, एक बार बोल दो कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं इमीडिएटली यस कह दूंगा। क्या जरूरी है कि हम प्रीवियस लाइफ वाली सेम ट्रेजेडी दोबारा रिपीट करें? उधर शूयी के माइंड में भी कंफ्यूजन चल रहा था। नहीं, ब्रदर चेन के पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वो अपनी मर्जी से यहाँ कैसे रुक सकता है? ये सोचते ही उसने फाइनली एक स्टेप फॉरवर्ड लिया। उसने मुझे लाइटली पुश किया। मैं अंदर ही अंदर रिलैक्स हो गया। हाँ, लगता है ये औरत एक्चुअली चेंज नहीं हुई। जो पहले हुआ वो बस मेरी रिबर्थ की वजह से बटरफ्लाई इफेक्ट था। शूयी मेरे पास आई। उसने सॉफ्ट वॉइस में कहा, एलेक्स, फ्यूचर में मेरे साथ रहोगे? तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें सब दूंगी। मैंने उसकी आंखें देखी। वो क्लोजली मेरी रिएक्शन ऑब्जर्व कर रही थी। मेरा मूड इंस्टेंटली ब्राइट हो गया। आ गया, फाइनली आ गया। ये तो वो लाइन थी जिसका मैं वेट कर रहा था। मैंने स्माइल करके कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वैसे भी अगर बाकी लोगों को पता चले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वो सिर्फ मेरी लक से जेलस होंगे। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि शू यू की कंपनी कितनी ह्यूज थी। मुझे बस इतना याद था, जिस साल मैंने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेब्यू किया था उसने एक इंटरटेनमेंट कंपनी एक्वायर की थी और सिर्फ 3 साल में उस कंपनी को इंडस्ट्री के टॉप लेवल पर ले गई थी। और इंटरेस्टिंग बात ये थी, उन 3 सालों में शूयी के नाम पर एक भी रोमांटिक स्कैंडल नहीं आया और मेरा डेब्यू भी एग्जैक्टली 3 साल पहले ही हुआ था। शूयी मुझे ऐसे कामली एग्री करते देखकर कंप्लीटली स्टन्ड रह गई। ये रिएक्शन उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट था। उसने सस्पिशियसली पूछा, ब्रदर चेन, ये तुमने खुद कहा है, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया, ओके? तो मैंने नेचुरली नोट कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेरी आंख खुली, मेरे साइड में कोई नहीं था। मैं बेड पर स्ट्रेच करते हुए कंप्लेन करने लगा, ओए अम्मा, मेरी कमर। ये वुमेन सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं ड्रेसिंग रूम में गया और जैसे ही डोर ओपन किया मेरी आईज ब्राइट हो गई। अंदर मेंस क्लोथ की पूरी कलेक्शन रेडी थी। हर आउटफिट ऑलमोस्ट मेरी फिटिंग का था। मैंने स्मग स्माइल दी। मुझे पता ही था ये औरत बस मुंह से कोल्ड बनती है, अंदर से तो क्लियरली मेरी केयर करती है। तभी मेरा फोन रिंग हुआ। स्क्रीन देखी, मेरे मैनेजर का कॉल आ रहा था। उसका नाम देखते ही मेरी एक्सप्रेशन सीरियस हो गई। प्रीवियस लाइफ में जब पूरे इंटरनेट ने मुझे अटैक किया था, सिर्फ फूजिया ही था जो कंटिन्यूसली मेरी हेल्प करता रहा। वो मेरे लिए रिसोर्सेज ढूंढता, पीआर हैंडल करता और रूमर्स को क्लियर करने का तरीका सोचता। अनफॉर्चुनेटली बाद में पता नहीं उसने किस पावरफुल पर्सन को ऑफेंड कर दिया। उसकी फैमिली में एक ह्यूज डिजास्टर आ गया और वो खुद भी मेंटली कंप्लीटली ब्रेक हो गया। एंड में वो उस फेज से कभी रिकवर नहीं कर पाया। ये याद आते ही मैंने साय किया। मोस्ट प्रोबेबली उसकी ट्रेजेडी भी मेरी वजह से ही हुई थी। मैंने फोन आंसर किया। दूसरी तरफ से फूजिया की एंग्री आवाज ब्लास्ट हुई, तू पागल है क्या? मैं सिर्फ 2-3 दिन के बिजनेस ट्रिप पर गया था और इतने कम टाइम में तूने इतना बड़ा मेस क्रिएट कर दिया। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना रूथलेस है, तुझे पता नहीं है क्या? ये तूने कभी देखा ही नहीं। तू इतनी इजीली किसी के ट्रैप में कैसे फंस गया? मुझे तो ये बोलने में भी शर्म आ रही है कि मैंने तुझे ट्रेन किया है। मैं आराम से उसकी स्कोल्डिंग सुन रहा था। एक्चुअली बिगिनिंग में कंपनी में किसी को भी मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। सिर्फ फूजिया को लगता था कि मेरे अंदर पोटेंशियल है। उसने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था। फाइनली मेरी करियर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट ही हुआ था और अब ये स्कैंडल एक्सप्लोड हो गया। उसके अकॉर्डिंग अगर ये इश्यू सीरियस हो गया तो मेरी फ्यूचर करियर और डिफिकल्ट हो जाएगी। लेकिन मैं एक चीज देखकर स्लाइटली स्टन्ड था। फूजिया ने मुझ पर डाउट ही नहीं किया। उसका फर्स्ट रिएक्शन ये था कि मैं किसी और के ट्रैप में फंस गया हूँ। मैं शांति से उसकी पूरी स्कोल्डिंग सुन रहा था। फिर कामली बोला, सॉरी, इस बार मेरी केयरलेसनेस थी। फिर मैं रुक गया। एक्चुअली मैं बस एक्टिंग कर रहा था। मैं किसी के ट्रैप में नहीं फंसा। फोन के दूसरे साइड फूजिया भी कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गया। उसके नॉर्मल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अभी तो उसे मेरा गला पकड़कर पूरी स्टोरी निकलवानी चाहिए थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसने भी लंबी सांस ली। ठीक है, बस तुझे पता है तुझे क्या करना है, वही इनफ है। अभी तू कहाँ है? जल्दी कंपनी आ। उसने पहले कंफर्म किया कि मेरी मेंटल कंडीशन ठीक है और उसकी ये सिंपल कंसर्न सुनते ही मुझे प्रीवियस लाइफ की और भी ज्यादा चीजें याद आने लगी। फूजिया ने मेरी बात सुनते ही रिलीफ की सांस ली और कॉल को कट कर दिया। मैंने कैजुअली फोन पर लास्ट न्यूज स्क्रॉल करना स्टार्ट किया। एक हेडलाइन धीरे धीरे ट्रेंडिंग लिस्ट में ऊपर आ रही थी। यंग ट्रैफिक स्टार ने रिसोर्सेज पाने के लिए हर लिमिट क्रॉस कर दी और उस हेडलाइन के नीचे मेरा नाम भी धीरे धीरे सामने आने लगा था। मैंने फोन बंद किया और डाउनस्टेयर्स चला गया। नीचे पहुंचते ही देखा बटलर रिस्पेक्टफुली कार का डोर खोलकर खड़ा था। मुझे लगा वो क्रेजी वुमेन सुबह सुबह कंपनी चली गई होगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली गु शूयी अभी भी मेरा वेट कर रही थी। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा और डायरेक्टली उसके सामने आ गया। शूयी ने मेरी तरफ देखा। ब्रदर चेन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कैजुअली जवाब दिया। मेरे मैनेजर
मैनेजर ने मुझे कंपनी बुलाया है, ऑब्वियसली काम करने और पैसे कमाने जा रहा हूँ। घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, गु शूजी ने कामली कहा। अब जब मेरे साथ हो तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। क्या मेरे पैसे तुम्हारे खर्च करने के लिए इनफ नहीं है? ये कहते हुए वो धीरे धीरे मेरे और पास आ गई। मैंने उसके फेस को देखा और मन ही मन में लंबी सी सांस छोड़ी। माँ कसम, शूजी तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन मैंने फिर भी सीरियस टोन में कहा, लेकिन अब भी हमने अपना रिलेशनशिप पब्लिकली अनाउंस भी नहीं किया। कल को अगर तुम मुझे नहीं चाहो तो मुझे अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा प्रिपेयर नहीं रहना चाहिए? शूजी कुछ देर तक बस मुझे स्टेयर करती रही, कोई जवाब नहीं। मैं वेट करता रहा। काफी देर बाद मैंने कंफ्यूज्ड होकर पूछा क्या हुआ, लेकिन उसने आंसर नहीं दिया। बस मुझे देखा और सॉफ्टली बोली, सीट बेल्ट पहनो। मैंने बेल्ट लगाते हुए फिर कहा, शूजी तुम मेरे साथ बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर किसी दिन तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। मैं वो हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात कंप्लीट होते ही एक स्क्रीच सी आवाज। शूजी ने सडनली हैंड ब्रेक मार दिया और ठग से मैं कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड था। मेरा माथा सीधा सामने जाकर टकरा गया। चीखते हुए मैंने कहा, दर्द हो रहा है। शूजी ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखा। हम अभी अभी टुगेदर हुए हैं और तुम ऑलरेडी ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हो? क्यों? क्या मैं तुम्हें इनसिक्योर फील करवाती हूँ या फिर तुम ऑलरेडी रिग्रेट कर रहे हो? मैं इमीडिएटली पैनिक में हेड शेक करने लगा। नहीं, मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं कर रहा। मैं रिग्रेट कैसे कर सकता हूँ? ये रिलेशनशिप तो मैंने इतनी मेहनत करके हासिल किया है। शूजी के लिप्स पर एक ब्यूटीफुल स्माइल आ गई। उसने कार दोबारा स्टार्ट की और डायरेक्टली मेरी कंपनी के एंट्रेंस के सामने ले आई। मैं क्विकली कार से उतरने लगा, लेकिन शूजी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस खींच लिया। फिर उसने एक कार्ड निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। कार्ड देखते ही मेरी आईज ऑलमोस्ट मॉइस्ट हो गई। गु शूजी तुम कितनी अच्छी हो। मैंने कार्ड टाइटली पकड़ा और इंस्टेंटली पॉकेट में डाल दिया। शूजी बाय, कोई काम हो तो मुझे कभी भी कॉल कर लेना। मैंने हैंड से फोन का जेस्चर बनाया और टर्न होकर बिल्डिंग के अंदर भागने लगा। मेरे पीछे से गु शूजी की सॉफ्ट आवाज आई, याद रखना काम खत्म हो जाए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगी। कसम से इस झाटू की किस्मत इतनी अच्छी है कि ये देखकर मेरी ही गांड जला रहा है। स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जैसे इसके साथ ये लड़की रवैया रखती है ना, माँ कसम मेरी गांड ऐसे जलती है कि उसे सूंघ भी सकता हूँ। क्योंकि अगर गलती से भी मैंने एक लड़की से बात की तो भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस ठोक देगी। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो पिक एंड ड्रॉप की बात हो रही है। मैंने बिना मुड़े हेड नोट किया, लेकिन एंट्रेंस तक पहुँचते ही मेरे स्टेप्स सडनली रुक गए। वेट अ मिनट, हमारे रिलेशनशिप में रोल्स उल्टे क्यों लग रहे हैं? हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तक बंदा अपनी बूंद से सोच रहा था, लेकिन अभी अभी इसका दिमाग काम कर रहा है। इसका ये रिलेशनशिप उल्टा चल रहा है, क्योंकि यूजुअली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को ड्रॉप और पिकअप करता है। यहाँ तो सब कुछ ऑपोजिट चल रहा है। मैं कंफ्यूज्ड होकर पीछे मुड़ा। गु शूजी अभी भी वही खड़ी थी, क्वाइटली मुझे देख रही थी। पता नहीं क्यों उसे वहाँ खड़ा देखकर मेरे दिल में सडनली एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गई। उधर कंपनी के एंट्रेंस के पास फूजिया टेंशन में कंटिन्यूसली इधर उधर वॉक कर रहा था। कल रात का स्कैंडल ऑलरेडी एक्सप्लोड हो चुका था और कंपनी बिल्डिंग के नीचे रिपोर्टर्स का पूरा ग्रुप वेट कर रहा था। फूजिया सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, मुझे ब्रदर चेन को रोकना होगा। अगर वो रिपोर्टर्स के सामने कुछ नॉनसेंस बोल गया तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। तभी उसे अपने सबऑर्डिनेट का मैसेज मिला, ब्रदर जिंग वो ऑलरेडी ऑफिस में है। फूजिया कंप्लीटली स्टन्ड रह गया। क्या वो अंदर कैसे पहुंच गया? मैंने उसे देखा क्यों नहीं? और सिक्योरिटी ने भी उसे स्टॉप नहीं किया। वो इमीडिएटली अपस्टेयर्स भागा। उधर मैं कंफर्टेबली ऑफिस में बैठा टी पी रहा था। डोर ओपन हुआ। मैंने हेड रेस करके फूजिया को देखा। जो काम है अरेंज कर दो। फूजिया ने मुझे घूर कर देखा। तुम्हारे लिए एक इंटरनल इंफॉर्मेशन है, पहले इसे देखो। वैसे कल रात जो तुमने मेस क्रिएट किया है उसकी वजह से कंपनी को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तुम्हारा लास्ट प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया है। ये बोलते हुए वो चेयर पर बैठ गया और फ्रस्ट्रेशन में अपने हेयर पुल करने लगा। इंटरनेट यूजर्स की मेमोरी सिर्फ 3 सेकंड्स की होती है। तुम एक बार कम स्क्रीन पर अपीयर हुए तो तुम्हारी पॉपुलैरिटी एक लेवल नीचे चली गई। वैसे भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज कितनी कम है। अब तो और प्रॉब्लम हो गई। मैंने कैजुअली लिप्स कर्ल किए। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली रिजल्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली प्रीवियस लाइफ जैसा ही था, लेकिन प्रीवियस लाइफ में इस स्कैंडल की वजह से मैं इमोशनली कंप्लीटली ब्रेक हो गया था और इसी वजह से मैंने एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज मिस कर दी थी। नेक्स्ट वीक थर्ड ग्रुप के एक ह्यूज कास्टिंग ऑडिशन ऑर्गेनाइज करने वाला था। प्रीवियस लाइफ में डुओन फैमिली ने सपोजिटली मुझे कंफर्ट करने के नाम पर घर में रेस्ट करवाया और इंटेंशनली मुझसे ये इंफॉर्मेशन हाइड कर
कर दी गई। जब कास्टिंग लिस्ट कम्प्लीटली फाइनलाइज हो गई तब मुझे घर से बाहर निकलने दिया गया। और सबसे रिडिकुलस बात, उस वक्त मुझे जेन्युइनली लगा था कि वो मेरी केयर कर रहे हैं। मैंने कभी डाउट तक नहीं किया। लेकिन बाद में उस मूवी में विलन के रोल को छोड़कर ऑलमोस्ट हर इम्पोर्टेंट एक्टर स्लोली फेमस हो गया। हर एक्टर का करियर स्काईरॉकेट कर गया। इस लाइफ में जो फर्स्ट थिंग मुझे चेंज करनी थी वो थी मुझे किसी भी कंडीशन में उस कास्टिंग ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना ही होगा। फूजिया ने मुझे बिल्कुल वर्ड ना देकर फोन किया, थोड़ा सीरियस हो जा, वैसे ही तुम्हारे स्टेज पर अपॉर्चुनिटीज कम है। अब तो ऑलमोस्ट सिचुएशन खत्म हो गई। अब कोई गॉड भी तुम्हारा करियर सेव नहीं कर सकता। उसने टेबल पर कुछ स्क्रिप्ट्स रख दी। इनमें से देखो कोई स्क्रिप्ट पसंद आती है या नहीं। नेक्स्ट 2 दिन में ऑडिशन के लिए प्रिपेयर करो। मैंने हेड शेक कर दिया। नहीं, मेरा टारगेट ऑलरेडी डिसाइडेड है। फूजिया ने आईब्रो रेस की। क्या टारगेट? मैंने कामली कहा, मैं लिन हाई के कास्टिंग ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। फूजिया की आईज इंस्टेंटली वाइडन हो गई। तुम सीरियस हो? मैंने सुना है ऑडिशन साइट पर एटलीस्ट 1000 लोग सिर्फ कुछ रोल्स के लिए फाइट करेंगे। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टार तक ऑडिशन देने आ रहे हैं। तुम उनके अगेंस्ट किस बेसिस पर कम्पीट करोगे? मैंने सीरियसली उसे देखा। एग्जैक्टली, इसलिए मुझे जाना है, चाहे मेरे पास सिर्फ 1 in 1000 चांस ही क्यों ना हो। वो चांस इन मेडिक और स्क्रिप्ट्स में स्ट्रगल करने से बेटर है। ये कहकर मैं उसकी तरफ बैक करके खड़ा हो गया। फूजिया ने मेरी बैक देखी। उसके एक्सप्रेशन में वरी भी था और हेल्पलेसनेस भी। फाइनली उसने साय किया। फाइन, अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर लो। वैसे भी अब लूज करने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। मैंने आंसर नहीं दिया। तभी मेरा फोन दोबारा रिंग हुआ। स्क्रीन पर नाम देखा, मेरे फादर, डुआन म्यूटेन। नाम देखते ही मेरे लिप्स पर कोल्ड स्माइल आ गई। प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज याद आते ही मेरे अंदर जरा भी फियर नहीं था। मैं बचपन से ऑर्फेनेज में बड़ा हुआ था। बाद में डुआन फैमिली के लोग मुझे ढूंढते हुए आए। उन्होंने कहा मैं उनका बायोलॉजिकल सन हूँ जो बचपन में लॉस्ट हो गया था। उस वक्त मैं जेन्युइनली हैप्पी था। मैंने डुआन फैमिली के हर मेंबर को अपना रियल फैमिली समझा। उनके साथ सिंसियरली अच्छा बिहेव किया। लेकिन डुआन म्यूटेन ने मुझे कभी भी अपना फैमिली मेंबर माना ही नहीं। प्रीवियस लाइफ में जब एक कोलीग ने इंटेंशनली मुझे फ्रेम किया और पूरे इंटरनेट पर मेरे अगेंस्ट हेट स्प्रेड होने लगी, डुआन म्यूटेन ने मेरी हेल्प नहीं की। उसने रूमर्स क्लेरिफाई करने की भी कोशिश नहीं की। इंस्टेड उसने तुम्हें रेस्ट की जरूरत है के नाम पर मुझे घर में प्रैक्टिकली लॉक कर दिया। उसके बाद वो कंटिन्यूसली मुझे बिजनेस डिनर्स और ड्रिंकिंग पार्टीज में लेकर जाता रहा। रीजन कनेक्शन बिल्ड करते हैं। उसे क्लियरली पता था कि मेरा स्टमक वीक है, फिर भी हर बार मुझे एक्सक्लूसिव अल्कोहल ड्रिंक करने पर फोर्स करता। स्लोली उसने मेरी हेल्थ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी और मेरी एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज, एक्सपोजर सब कुछ क्वाइटली मुझसे ले लिया गया। और वो सब ट्रांसफर हुआ उनके दूसरे सन को। मेरा जो एक्टिंग करियर स्लोली राइज कर रहा था, डुआन फैमिली ने उसे अपने हाथों से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड में मैं इनलेस और इंटरनेट के एंडलेस अब्यूज के बीच एबिस में गिर चुका था। प्रीवियस लाइफ में जो भी पेन मैंने सफर किया उसके पीछे डुआन फैमिली की स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग थी। मैंने अपनी फिस्ट टाइटली क्लिंच कर ली। प्रीवियस लाइफ का रिसेंटमेंट, हैप्पीनेस और इनजस्टिस सब कुछ अब भी मेरे हार्ट में डीपली इनग्रेव्ड था। और सबसे ज्यादा पेनफुल बात, डुआन म्यूटेन की स्कीम्स की वजह से गु शुजी ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सारे फॉल्स एक्यूजेशन खुद पर ले लिए थे। इतनी अच्छी लड़की, इतनी जेंटल, सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अकेली सबके अगेंस्ट खड़ी हो गई। और एंड में उसका एंडिंग अनबिलीवेबली ट्रेजिक था। मैं डुआन फैमिली से हेट कैसे नहीं करता। फोन कंटिन्यूसली रिंग कर रहा था। मैंने अपनी इमोशंस सरप्रेस की, कॉल आंसर की, फिर थ्रोट क्लियर करके बोला हेलो। दूसरी तरफ से डुआन म्यूटेन की आवाज आई। उनका टोन काफी कंसर्न लग रहा था। चैन, ऑनलाइन जो कुछ भी हुआ है सब मैंने देख लिया। मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। अभी तुम कहाँ हो? मैं किसी को भेज कर तुम्हें पिक करवा देता हूँ। मैंने सख्ती से मना कर दिया, जरूरत नहीं है। कंपनी ऑलरेडी मैटर को हैंडल कर रही है। मैं आपको ट्रबल नहीं देना चाहता। मेरे साइड में खड़ा फूजिया मुझे देख रहा था। मेरा पोस्चर ऐसा था जैसे मैं कोई किंग हूँ, कॉन्फिडेंट, कंप्लीटली रिलैक्स और सीधा। लेकिन फोन पर मेरी वॉइस बिल्कुल ऐसी जैसे मैं हेल्पलेस हूँ और सर्कमस्टांसेस ने मुझे कॉर्नर कर दिया हो। फूजिया के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। वो धीरे से मटर किया, भाई थोड़ी बिलीवेबल एक्टिंग तो कर लो। मैं सामने खड़ा हूँ और मुझे ही डिस्कस्ट नहीं हो रहा। फोन के दूसरी तरफ डुआन म्यूटेन इमीडिएटली इमोशनल बन गया। ऐसी ट्रबल की बात कर रहे हो? तुम मेरे बेटे हो, डुआन फैमिली के फ्यूचर होप हो और तुम्हारी मदर की दुनिया में छोड़ी हुई इकलौती ब्लड लाइन हो। अगर तुम ट्रबल में हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूँ तो कौन करेगा? उसकी वर्ड्स सुनने में राइचियस और इमोशनल थी, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ कोल्डनेस थी। अगर वो सच में मुझे
प्रोटेक्ट करना चाहता तो इंटरनेट पर चल रहे रूमर्स कब के डिसअपियर हो चुके होते। एंड में स्वीट वर्ड्स बोलना सबको आता है। डुआन चेन, तुम सुन रहे हो? मैंने फोन को स्पीकर पर डाल दिया। डुआन म्यूटेन अब भी अपनी फेक कंसर्न कंटिन्यू कर रहा था। अभी इंटरनेट पर तुम्हें बहुत बैडली क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कंपनी में रहकर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे होगे। क्या कहते हो कि मैं तुम्हें पिक कर लूं और घर लाके तुम्हें थोड़ी देर रेस्ट करने दूं? मैंने इंस्टेंटली अपना टोन कॉशियस और स्लाइटली हम्बल बना दिया। रेस्ट की जरूरत नहीं है डैड, लेकिन क्या मैं घर आकर अपना कुछ सामान ले सकता हूँ? ये बोलते हुए मैंने टेबल पर रखा मिल्क का गिलास उठाया और कैजुअली सिप लेने लगा। डुआन म्यूटेन दूसरी तरफ से हंसा। ऑफ कोर्स, जब तुम डुआन फैमिली में इंटर करते हो तुम्हें नेचुरली फैमिली की बात सुननी चाहिए। फिर उसने कंटिन्यू किया, वैसे भी तुम्हारी करंट कंपनी तुम्हें कोई डिसेंट रोल देती नजर नहीं आ रही। क्या सोचते हो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही लीव कर दो? घर आ जाओ और फैमिली बिजनेसेस इनहेरिट करना स्टार्ट करो। डुआन म्यूटेन ऐसे बोल रहा था जैसे उसे डेस्परेटली एक एयर की जरूरत हो और जैसे वो अपने सन के ड्रीम्स को फुल सपोर्ट करता हो। मैंने इमीडिएटली एक्साइटेड एक्टिंग की। सच में, वैसे भी मेरी करंट सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है, कम बैक करना डिफिकल्ट होगा। तो मैं आपके साथ बिजनेसेस मैनेजमेंट सीख लूं। फोन के दूसरे साइड कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस हो गया। मैं ऑलमोस्ट इमेजिन कर सकता था डुआन म्यूटेन का फेस फ्रीज हो गया होगा। उसने इमीडिएटली टॉपिक चेंज किया। तो तुम हमेशा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहना चाहते थे? खुद को फोर्स मत करो। आज रात मेरी एक बैंक्वेट पार्टी है, वहाँ बहुत फेमस डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं। मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। उसकी रियल थिंकिंग मैं क्लियरली समझ सकता था। फैमिली बिजनेसेस इसे कैसे दे सकता हूँ? ये डुआन फैमिली का बिजनेस हैंडल करने के लायक ही नहीं है। इनहेरिटेंस का हक इसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। फूजिया स्पीकर से सब कुछ क्लियरली सुन रहा था। वो समझदार था, इसलिए साइलेंटली साइड में खड़ा रहा और एक वर्ड तक नहीं बोला। मैं फोन पर कैजुअली डुआन म्यूटेन की बात एग्री करता रहा। कॉल कट होते ही फूजिया ने अपने चेस्ट पर हाथ मारा। डुआन चेन, एक बात बता, तू सीक्रेटली किसी सुपर रिच फैमिली का एल्डेस्ट यंग मास्टर तो नहीं है जो बाहर लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा है? अगर सच में ऐसा है तो क्या तेरे करियर के पास अब भी कोई कमबैक का चांस है? मैंने फोन को साइड में थ्रो किया। बस एक बड़ी फैमिली का एडॉप्टेड सन समझ लो। हम उनके सपोर्ट पर डिपेंड नहीं करेंगे, हम अपने दम पर खड़े होंगे, समझे? मेरा टोन बिल्कुल ऐसे था जैसे मैं किसी चाइल्ड को लाइफ लेसन दे रहा हूँ। लेकिन ये बोलते ही मैं खुद ही अंदर से अपने आप पर हंसने लगा। मैं ये क्या बोल रहा हूँ? अभी मैं खुद गु शूजी के सपोर्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं डेफिनेटली अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करके अपना करियर बिल्ड करूंगा और फ्यूचर में जो शूजी मेरे लिए कर रही है मैं उसका डबल रिटर्न करूंगा। इस बार मैं गु शूजी को प्रोटेक्ट करूंगा। थोड़ी देर बाद डुआन म्यूटेन किसी को मुझे पिक करने भेजने वाला था। मेरे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अभी भी डुआन फैमिली हाउस में पड़े थे, मुझे वो रिट्रीव करने ही थे। प्रॉब्लम ये थी कि एक बार मैं अंदर गया तो इजीली निकल पाऊंगा या नहीं गारंटीड नहीं थी। और आज रात के बैंक्वेट में डुआन फैमिली डेफिनेटली कोई ट्रिक प्ले करेगी। मैं एस्केप का प्लान सोच ही रहा था कि सडनली मुझे अपनी बेबी याद आ गई, गु शूजी। बस प्रॉब्लम सॉल्व, शूजी को बता दूंगा, बाकी सब इजी। कुछ टाइम बाद डुआन फैमिली का पर्सन मुझे पिक करने आ गया, लेकिन प्रीवियस लाइफ से एक डिफरेंस था। इस बार डुआन म्यूटेन खुद आया था। शायद रिपोर्टर्स और पब्लिक अटेंशन अवॉइड करने के लिए वो इंटेंशनली कंपनी के बैक एंट्रेंस पर वेट कर रहा था। मुझे देखते ही उसने फेक नरमी वाली स्माइल दी। चलो बेटे, बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैंने अंदर ही अंदर स्कॉफ किया। प्रीवियस लाइफ में मैं इस ओल्ड फॉक्स का रियल फेस कैसे नहीं देख पाया। बैंक्वेट हॉल में काफी लोग प्रेजेंट थे। मैं डुआन म्यूटेन के बिल्कुल साइड में वॉक कर रहा था, लेकिन मेरी ऑरा उससे बिल्कुल इंफीरियर नहीं लग रही थी। मैंने स्लाइटली अपने आंखों को नैरो किया। प्रीवियस लाइफ में इस टाइम पर मुझे गु शूजी ने घर में लॉक करके रखा हुआ था। लेटर मैं समहाउ एस्केप करके एग्जैक्टली इसी बैंक्वेट में आया था और उस वक्त मैंने डुआन म्यूटेन के हर एग्रीमेंट को ओबीडियंटली फॉलो किया। उसने जो वाइन ग्लास दिया मैंने बिना डाउट के पी लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेरी आंख खुली मैं सडनली एक ह्यूज पब्लिक ओपिनियन स्कैंडल में फंस चुका था, जैसे आसमान से प्रॉब्लम सीधा मेरे हेड पर गिर गई हो। और बैंक्वेट में जो पावरफुल पीपल मुझे सपोजिटली अपॉर्चुनिटीज देने वाले थे उनका एटीट्यूड इंस्टेंटली कोल्ड हो गया। उन्होंने कैजुअली मुझे सिर्फ कुछ इनसिग्निफिकेंट रोल थ्रो कर दिए। उस दिन के बाद इंडस्ट्री के कुछ लोगों की आईज में मैं एक इजी टारगेट बन गया, एक रुकी जिसे कोई भी सप्रेस कर सकता था, मैनिपुलेट कर सकता था। डुआन म्यूटेन सडनली मेरी तरफ लीन हुआ। डायरेक्टर ली तुमसे मिलना चाहते हैं, इंडस्ट्री में उनका काफी इन्फ्लुएंस है, जाओ उनसे थोड़ी बात करो। फिर वो केयरिंग फादर वाली स्माइल के साथ बोला, डैड हमेशा तुम्हारी फ्यूचर की टेंशन लेता है। मैंने उसका मास्क
वही एक्सपोज नहीं किया। जैसे ही उसने मुझे वाइन ग्लास दिया, मेरे माइंड में अलार्म इंस्टेंटली रिंग कर गया। ऑब्वियसली इस ग्लास में ट्रैप है। फिर वही ओल्ड ट्रिक। सीरियसली कोई नया स्क्रिप्ट नहीं मिला तुम लोगों को? मैंने सराउंडिंग क्राउड्स पर ग्लैंस किया। काफी लोग सीक्रेटली एंटरटेनमेंट देखने के मूड में हमारी तरफ ऑब्जर्व कर रहे थे। मैंने फेंट स्माइल दी और कैजुअली वाइन ग्लास वापस डुआन म्यूटेन की तरफ पुश कर दिया। फिर साइड में रखा टी कप उठाया। सॉरी डायरेक्टर ली, मैंने रिसेंटली एंटीबायोटिक्स ले लिए हैं, इसलिए अल्कोहल नहीं पी सकता। फिर मैंने इनोसेंट स्माइल के साथ डुआन म्यूटेन की तरफ देखा। वैसे मेरे डैड मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा लव करते हैं, तो ये गिलास डैड मेरी तरफ से पी लेंगे। डायरेक्टर ली इतनी जेनरस है, आप डेफिनेटली माइंड नहीं करेंगी, राइट? मैंने टी कप रेस किया। मैं वाइन की जगह टी से आपको टोस्ट करता हूँ। डुआन म्यूटेन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली स्टिफ हो गया। ऑब्वियसली वाइन में क्या ऐड किया गया था, वहाँ इन्वॉल्व लोग सब जानते थे। मैंने डिलिबरेटली कंफ्यूज फेस बनाया। क्या हुआ डैड? आप तो कहते हो ना कि आप मुझसे सबसे ज्यादा लव करते हो, सिर्फ एक ग्लास वाइन ही तो है, आप नहीं पियोगे? डायरेक्टर ली का फेस भी इमीडिएटली कोल्ड हो गया। डुआन यंग मास्टर, आप बैंक्वेट में आए हैं, लेकिन अपेरेंटली मुझे रिस्पेक्ट देने का इंटेंशन नहीं है। डुआन म्यूटेन का फेस डार्क हो गया। उसने मुझे लो वॉइस में स्कोल्ड किया। बस एक ग्लास वाइन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए ये अपॉर्चुनिटी अरेंज करके लाया हूँ। डायरेक्टर ली को अपसेट मत करो। मैंने फिर गिलास उसकी तरफ पुश कर दिया। तो डैड के पीने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने डिलिबरेटली डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेशन बनाया। तो आप जो बोलते थे कि दुनिया में आपके बायोलॉजिकल सन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं, वो सब फेक था? डुआन म्यूटेन के हैंड में मैंने फोर्सफुली वाइन ग्लास थमा दिया। उसका चेहरा एंगर से ऑलमोस्ट ट्विस्ट हो गया। वो मुझे देख रहा था जैसे टीथ ग्राइंड करके मुझे वही खा जाएगा। डायरेक्टर ली ने कोल्डली कहा, प्रेसिडेंट डुआन, आपका सन मैनर्स नहीं समझता। लगता है हमारी कोऑपरेशन के बारे में मुझे दोबारा सोचना पड़ेगा। उसके वर्ड्स आउटवर्डली कोल्ड थे, लेकिन उसकी आईज में क्लियरली एक कैलकुलेटिंग लुक था, जैसे वो किसी भी कंडीशन में अपना टारगेट अचीव करना चाहती हो। मैंने इमीडिएटली नर्वस एक्टिंग स्टार्ट कर दी। डायरेक्टर ली प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपने अभी मेरे रियल कैपेबिलिटी देखी ही नहीं है। मैं डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स ला सकता हूँ। डायरेक्टर ली अंदर ही अंदर प्लीज्ड हुई, लेकिन फेस पर एरोगेंस मेंटेन करते हुए उसने पूछा, तो तुम वाइन पियोगे या नहीं? मैंने वाइन ग्लास को डिफिकल्ट एक्सप्रेशन के साथ देखा, फिर जैसे फेट एक्सेप्ट कर रहा हूँ स्लो हेड नोट कर दिया। फाइन। सराउंडिंग में खड़े सब लोग इंस्टेंटली इंटरेस्टेड हो गए। सभी लोग रेडी थे ड्रामा देखने के लिए, लेकिन मैं उस पॉइजन लुकिंग ग्लास की तरफ गया ही नहीं। इंस्टेड मैं डायरेक्टली वाइन टेबल के पास वॉक किया। वहां से एक अनओपन्ड बोतल ऑफ रेड वाइन उठाई, बोतल को सबके सामने ओपन किया और कामली अपने लिए एक फ्रेश गिलास भर लिया। जो ग्लास अभी था वो गलती से डैड ने उठा लिया था। अब उनसे वापस मांगना भी ठीक नहीं लगता। ये कहकर मैंने एक ही सांस में पूरा ग्लास खत्म कर दिया। डुआन म्यूटेन इतना गुस्से में था कि उसने ग्लास तक जोर से रख दिया। सच कहूँ तो मेरी अल्कोहल टॉलरेंस वैसे भी कुछ खास नहीं थी। पिछली जिंदगी में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई थी, लेकिन इस जिंदगी में मैंने लगभग शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। मैंने मौका देखकर फोन चेक किया। गु शुई ने अभी तक मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था, शायद बिजी होगी। लगता है मुझे थोड़ा और टाइम पास करना पड़ेगा। डायरेक्टर ली ने बहुत सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाया, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि जिस तरह वो मुझे देख रही थी उसमें कुछ गड़बड़ी थी। मेरे अंदर तुरंत वार्निंग बेल्स बजने लगी। लगता है इस ड्रिंक में भी कोई ट्रैप था। वो जैसे ही मेरे पास आकर मुझे टच करने ही वाली थी, प्राइवेट रूम का दरवाजा अचानक जोर से धक्का देकर खोल दिया गया। दरवाजे पर खड़ी औरत के चेहरे पर एक्सट्रीम इरिटेशन थी और उसकी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल थी कि पूरे रूम का एटमॉस्फेयर सफोकेटिंग हो गया। अभी तक जो हॉल शोर शराबे से भरा हुआ था, एक सेकंड में बिल्कुल साइलेंट हो गया। सबकी नजरें एक साथ उस औरत पर जम गई। सभी के दिल में सिर्फ एक ही थॉट था, ये यहाँ कैसे आ गई? प्रेसिडेंट गु फैमिली ने पहले ही गु शू यू को इनविटेशन जरूर भेजा था, लेकिन किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतनी प्राउड और हाई प्रोफाइल प्रेसिडेंट गु सच में पार्टी अटेंड करने आ जाएंगी। डायरेक्टर ली तुरंत वाइन ग्लास लेकर उसके पास पहुंची और नर्वस स्माइल के साथ बोली, अगर हमें पहले से पता होता कि प्रेसिडेंट गु पर्सनली यहाँ आने वाली है तो हम जरूर और ग्रैंड अरेंजमेंट्स करते। अंदर ही अंदर डायरेक्टर ली खुद को थप्पड़ मारना चाहती थी। अगर पहले पता होता इतनी बड़ी कनेक्शन बनाने का चांस मैं मिस कैसे कर दी थी। साइड में खड़े एक और आदमी ने भी ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट गु अपने इतने प्रेशियस टाइम में से एक वक्त निकाल कर हमारी पार्टी में आएंगी। लेकिन गु शुयू ने शुरू से एंड तक किसी की फ्लैटरिंग का जवाब नहीं दिया। उसने बस कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ पूरे हॉल को स्कैन किया। आशन ने मुझे अभी मैसेज करके यहाँ बुलाया था। आशन कहाँ है? मैं आई हूँ तो एक ड्रिंक तो बनती है। डायरेक्टर ली तुरंत समझ गई। उसने अपना ग्लास एक ही बार में खत्म किया और गु शुयू को रिस्पेक्टफुली सबसे इम्पोर्टेंट सीट ऑफर कर दी। लोग खुद उसे हॉल के सेंटर की तरफ ले गए। अब गु शुयू ही पूरे गैदरिंग का सेंटर ऑफ अटेंशन
टेंशन थी। पार्टी का एटमॉस्फेयर जैसे फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच गया। कुछ लोग धीरे से एक दूसरे के कान में पूछने लगे, ये औरत है कौन? धीरे बोलो, ये गू फैमिली की गू शूयू है। सुना है पहले इसका अपने फैमिली के साथ बड़ा झगड़ा हुआ था, घर छोड़ दिया था और बिल्कुल जीरो से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सिर्फ कुछ सालों में उसने अपनी कंपनी इतनी पावरफुल बना दी कि अब खुद गू फैमिली भी उसे लाइटली नहीं लेती। बिल्कुल, जब प्रेसिडेंट गू ने बिजनेस स्टार्ट किया था तब बहुत लोगों ने उसे सप्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी बिजनेस एबिलिटी और क्लीन मेथड के दम पर वो मार्केट में खड़ी रही। आज इंडस्ट्री में कौन है जो उसे रिस्पेक्ट नहीं करता? उसकी कैपेबिलिटी सबके सामने है। दुआन म्यूटेन ने आसपास के बड़े बिजनेसमैन को देखा, उन सबको एक औरत के सामने इतना रिस्पेक्टफुल देखकर वो तुरंत समझ गया कि गू शूयू की आइडेंटिटी ऑर्डिनरी नहीं थी। वो जल्दी से वाइन ग्लास लेकर खुशी खुशी उसके पास गया। हेलो प्रेसिडेंट गू, मैं दुआन ग्रुप का सीईओ दुआन म्यूटेन हूँ। ये हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन मैं आपके नाम और रेपुटेशन के बारे में बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ। उस आवाज को सुनकर गू शूयू इंस्टेंटली उस तरफ मुड़ गई। अभी तक जो चेहरा सबको इग्नोर कर रहा था उस पर अचानक हल्की सी स्माइल आ गई। दुआन म्यूटेन के दिल में एक्साइटमेंट भर गई, लेकिन गू शूयू उस आदमी को क्वाइटली देख रही थी। पहली मुलाकात कैसे हो सकती है? ये तो वो आदमी है जिसने पहले आशन के खिलाफ बार बार स्कीम्स बनाई थी। इसी की वजह से आशन ने इतना ह्यूमिलिएशन और सफरिंग झेला और ऑलमोस्ट उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। गू शूयी ने साइड में रखी रेड वाइन की बोतल उठाई। दुआन म्यूटेन का पूरा बदन एक्साइटमेंट से भर गया और वो तुरंत आगे बढ़ा। वाओ, इतने सारे लोगों के बीच प्रेसिडेंट गू ने हमें नोटिस किया। सच में क्या नजर है? डायरेक्टर ली यान ने तुरंत बोतल ली और दुआन म्यूटेन का ग्लास ब्रिम तक भर दिया। दुआन म्यूटेन ने पूरा ग्लास एक ही गल्प में खत्म कर दिया। उसके बाद आसपास के लोग भी एक एक करके गू शूयू से ग्रीटिंग और टोस्ट करने लगे। गू शूयू बस चुपचाप दुआन म्यूटेन को देख रही थी और वो बेचारा एक के बाद एक ग्लास पीता जा रहा था। कुछ देर बाद उसके स्टमक में बर्निंग और डिस्कम्फर्ट शुरू हो गया। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। ये तो हद हो गई, ली यान ने डिस्प्लीज टोन में कहा। क्या हुआ? प्रेसिडेंट गू को फेस नहीं देना चाहते? दुआन म्यूटेन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे लग रहा था जैसे उसके स्टमक में अल्कोहल के अलावा कुछ बचा ही नहीं। तभी उसकी नजर साइड में खड़े मुझ पर पड़ी। मैं अभी भी हाथ में टी का कप पकड़े हुए रिलैक्स्ड खड़ा था, आराम से अपनी औरत का परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहा था। गू शूयू सच में नेक्स्ट लेवल बैडएस है। एज एक्सपेक्टेड मेरी ही औरत है आफ्टर ऑल। दुआन म्यूटेन अचानक बोला, आशन इधर आओ, प्रेसिडेंट गू से भी इंट्रोड्यूस हो जाओ। उसका इंटेंशन बिल्कुल ऑब्वियस था। वो ट्रबल को मेरी तरफ डाइवर्ट करना चाहता था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैं ब्राइट स्माइल के साथ आगे चला गया। दुआन म्यूटेन हंसते हुए बोला, प्रेसिडेंट गू, ये मेरा बेटा है। मुझे लगता है आप दोनों की एज भी ऑलमोस्ट सेम है, तो क्यों ना आप दोनों ज्यादा इंटरैक्ट करें। यंग लोगों के पास शायद ज्यादा बात करने के लिए ज्यादा कॉमन टॉपिक्स हों। उसके पास खड़े होते ही अल्कोहल की स्मेल मेरी नाक तक आ गई। मैं अंदर ही अंदर समझ गया, अच्छा तो ये इस चांस का यूज करके मुझे दिखाना चाहता है कि वो मेरे बारे में कितना सोचता है। मैं पोलाइटली बोला, प्रेसिडेंट गू, मेरी हेल्थ थोड़ी वीक है, मैं आपके साथ अल्कोहल नहीं पी सकता, लेकिन मुझे लग रहा है डैड अभी भी काफी एनर्जेटिक है, तो क्यों ना डैड ही आपके साथ कंटिन्यू करे। ये बंदा अपने बदले को लेकर अपनी बाप की गांड मरवा कर ही रहेगा, लेकिन खैर कर ही क्या सकते हैं। रिवेंज स्टोरी में यही तो अच्छा लगता है। और जब एमसी कोल की तरह भोसड़ी वाला ना हो और विवियन की तरह औरतों की बातों में ना आए तो भाई मजा ही आ जाता है। यहाँ पर तो हमें कोल और विवियन का ऑपोजिट ही देखने को मिल रहा है। माँ कसम एकदम कड़क स्टोरी है। मैंने बिना हेसिटेशन अपने ही बाप की इज्जत का सत्यानाश कर दिया। आसपास खड़े लोगों ने एक साथ हवा खींच ली। ये बंदा तो सच में पागल है जो कि टाइगर से नहीं डरता। इसे पता भी है कि ये किसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन सामने बैठी वुमेन ने मेरी तरफ देखा और स्लोली सिर हिला दिया। वो एग्री भी कर गई। दुआन म्यूटेन की आंखों में डार्कनेस फ्लैश हुई। नहीं, ऐसे पीता रहा तो थोड़ी देर में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे भाई उससे पहले तुम्हें बाथरूम जाना पड़ेगा। ये जितनी टट्टी तुम अपने पेट में स्टोर करके रखे हुए हो, इसको अपने बड़े भोसड़े से निकालना ही होगा, तब जाकर हॉस्पिटल पहुंचोगे, वरना अगर सड़क पर ही हक दिया तो। उसके चेहरे पर ऑकवर्डनेस क्लियरली दिख रही थी। गू शूयू ने कुछ नहीं कहा। उसकी स्लिम फेयर फिंगर्स रेड वाइन ग्लास के अराउंड स्लोली मूव कर रही थी। वो कैजुअली ग्लास को हाथ में घुमाती रही। रूम का एटमॉस्फेयर फिर से हैवी और ऑप्रेसिव हो गया। गू शूयी लेजीली चेयर पर पीछे लीन करके बैठी थी। फिर उसने मुझे देखा। मैं उस वक्त एक एरोगेंट स्माइल के साथ खड़ा था, लेकिन अचानक मेरा दिमाग फ्रीज हो गया। एक सेकंड, ये गुस्सा क्यों नहीं हो रही? पिछली जिंदगी में तो इसी आदमी की वजह से इसने मेरे साथ पता नहीं कितनी बार झगड़ा किया था। मेरे अंदर थॉट्स का स्टॉर्म चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा, मेरा दिल एक बीट मिस कर गया। कया अब सच में
सोचने गया, कहीं मेरी शूयी को ये तो नहीं लग रहा कि मैं अपने बाप की रिस्पेक्ट ही नहीं करता। अब क्या करूं, थोड़ा एक्टिंग करके गुड सन का इमेज बनाऊं, जाकर डैड की तबीयत पूछूं। गु शूयी ने जल्दी ही अपनी नजर मुझसे हटा ली। उसने देखा कि दुआन म्यूटेन काफी देर तक वही खड़ा हेजिटेट कर रहा था और ड्रिंक को टच तक नहीं कर रहा था। तब उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर और नहीं पी सकते तो टेबल पर जो भी ड्रिंक्स रखी हैं सब खत्म कर दो। बैंड की चैट, ये कौन सा लॉजिक हुआ? मुझे लगा अभी ये कहने वाली होगी तो बस करो। ये भी कमाल की है, एमसी के फादर की सही मरवाकर ही रहेगी। बेचारा पता नहीं अब हगने में कितना वक्त लेगा। दुआन म्यूटेन को यकीन ही नहीं हुआ। वो तुरंत साइड में खड़ी लिया इन की तरफ मुड़कर देखने लगा, जो खुद भी उतनी ही टेरिफाइड थी। क्या इसे सब पता चल गया? गु शूयी को उन दोनों के बीच चल रहे साइलेंट सिग्नल से कोई फर्क नहीं पड़ा। दुआन म्यूटेन प्रेशर और बर्दाश्त नहीं कर सका, मजबूरन उसे टेबल पर रखा वो गिलास भी एक ही बार में खत्म कर दिया। बकवास है। गु शूयी ने कैजुअली अपना हाथ उठाया और अपनी स्लिम फिंगर को दिखाते हुए इंडिफरेंट टोन में कहा, तुम लोगों को सच में लगता है कि जो कुछ तुमने किया वो इतना सीक्रेट था कि किसी को पता ही नहीं चलेगा? ये सुनते ही मुझे भी समझ आ गया कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं तुरंत वरिड बेटा बनने का ड्रामा करते हुए दुआन म्यूटेन के पास गया और उसे सपोर्ट करने लगा। सॉरी प्रेसिडेंट गु, मेरे डैड ने आपको ट्रबल दिया, प्लीज उनके खिलाफ मत जाइए। वो थोड़े एज्ड हैं, इसलिए कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ कर देते हैं। गु शूयी के लिप्स पर हल्की सी पेनफुल स्माइल आ गई। उसकी नजरें सडनली जेंटल हो गई जब उसने मुझे अपने पास आते देखा। क्या मेरी एक्टिंग इससे पसंद आ गई? जो रेड वाइन मैंने पहले पी थी अब उसका इफेक्ट शुरू हो चुका था। मेरा सिर हल्का सा डिजी होने लगा। गु शूयी ने नेचुरली मुझे सपोर्ट कर लिया और सॉफ्ट वॉइस में बोली, आशन तुम तो बहुत ओबीडियंट और सेंसिबल हो, राइट? दुआन म्यूटेन का तो जैसे सोल ही बॉडी से निकल गया हो। उसके दिमाग में तूफान चलने लगा। ये मेरा यूजलेस बेटा गु शूयी के इतना क्लोज कब हो गया? लियान का फेस भी इंस्टेंटली पेल पड़ गया। अब क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैं तो प्रेसिडेंट गु के आदमी को सेड्यूस करने वाली थी। वो मुझसे रिवेंज तो नहीं लेगी। गु शूयी सीधा डोर की तरफ चल पड़ी। पूरे बैंक्वेट में शुरू से एंड तक उसने किसी और को एक प्रॉपर लुक तक नहीं दिया। वो बस वहाँ खड़े गॉसिप्स लविंग क्राउड को शौक में छोड़ कर जा रही थी। सबको लगा था कि आज उन्हें प्रेसिडेंट गु को ओपनली मुझे लेसन सिखाते हुए देखने मिलेगा, लेकिन किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि मिस गु बस ऐसे ही उठकर चली जाएगी। डोर तक पहुंचते ही गु शूयी सडनली रुक गई। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। मैं अभी भी बैंक्वेट में वही खड़ा था। वो हल्की स्माइल के साथ बोली, आशन अभी तक वही क्यों खड़े हो? इधर जल्दी आ जाओ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैं इंस्टेंटली खुशी खुशी से उसके पीछे भागा। मेरे फेस की एक्साइटमेंट को देखकर आसपास के मैन बस लंबी सांस छोड़ने लगे। पता नहीं किस लैंडलॉर्ड फैमिली का इडियट लड़का है, मरने वाला है और फिर भी इतना खुश है। कार में पहुंचते ही इस डोमिनेटिंग वुमेन ने मुझे डायरेक्टली पैसेंजर सीट पर बिठा दिया। उसके बाद वो मेरी तरफ लीन हुई और बिना वार्निंग के डायरेक्टली मेरे लिप्स को किस कर लिया। मैं स्टंड रह गया। ये अचानक अटैक का क्या मतलब है? अबे साले कुत्ते के पिल्ले, तेरा दिमाग तेरी गांड में है क्या? इस मोमेंट के लिए तो हर एक बंदा तरसता है और तू बोलता है क्या मतलब है? इसे गांड पे रपटा दूंगा ना कि सड़क पे हकता फिरेगा। मैं जल्दी से थोड़ा पीछे हुआ और ऑकवर्डली अपनी नजरें विंडो के बाहर कर ली। अब तो पक्का मुझे लग रहा है इस बंदे को लड़के ही पसंद है। भैया रिएक्शन तो लड़की को करना चाहिए था। साला यहाँ ये एमसी मर्द होके लड़कियों जैसी एक्टिंग कर रहा है। कब एक ढंग का एमसी मिलेगा जो कि मर्द की तरह एक्ट करे, ना कि कोल की तरह जो अपनी गलती देखकर खून थूकता है और जब खून देख लेता है तो उसकी टांगे काम करना बंद कर देती है। और ये साला मनहूस इसको लड़की किस कर रही है और ये विंडो के बाहर लड़कियों जैसे देख रहा है। मतलब जिस स्टोरी में देखो तो लड़की की गांड मारी जा रही है। कोई इज्जत ही नहीं बची इन लोगों की। गु शूयी ने फेस टर्न किया तो उसकी नजर मेरी शार्प जॉलाइन पर पड़ी। आशन नेक्स्ट टाइम तुम्हें ऐसी पार्टीज अटेंड करने की परमिशन नहीं है। उसकी टोन डिस्कशन जैसी थी लेकिन वर्ड्स पूरे कमांड थे। उसने अपने थिन रेड लिप्स को प्रेस किया। तुम्हें अल्कोहल पीने की जरूरत क्यों पड़ी? गु शूयी का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली थोड़ा अगली हो गया। उसने एक्सेलरेटर दबाया और कार स्पीड पकड़ने लगी। मीनवाइल अल्कोहल भी सीधा मेरे ब्रेन पर चढ़ रहा था। मुझे पूरा बॉडी लाइट और ड्रीमी फील होने लगा। गु शूयी ने इमीडिएटली मेरी कंडीशन नोटिस कर ली। उसने कार की स्पीड रिड्यूस कर दी और जितना स्मूथली पॉसिबल था उतना स्मूथली ड्राइव करने लगी। लेकिन उसकी नजरें बार बार ओपनली मेरी तरफ आ रही थी। उसके लिप्स पर स्वीट स्माइल थी। मैं हाफ क्लोज आईज से सीक्रेटली उसे ऑब्जर्व कर रहा था। लगता है लिटिल मास्टर की हैंडसम लुक्स ने मैडम को कम्प्लीटली अपने वश में कर लिया है। उसकी बर्निंग गैस के अंदर मैंने ड्रंक होने का ड्रामा और बढ़ा दिया। अजीब और गरीब आवाजें निकालने लगा। बहुत गर्मी लग रही है, मैंने लो वॉइस में कंप्लेन किया। गु शूयी ने लिप्स प्रेस करते हुए पूछा, आशन तुम्हें पता है अभी तुम कैसे लग रहे हो? ये बोलते हुए उसने कार का एसी भी ऑन कर दिया। मैं कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन बनाकर उसकी तरफ मुड़ गया। कंप्लीटली सेडक्टिव और खुद को सपोजिडली इसका बिल्कुल आइडिया नहीं। गु शूयी क्वाइटली कुछ मम्बल करने
आने लगी। आउटसाइड में प्योर इनोसेंट फेस मेंटेन कर रहा था, इनसाइड मैं तो खुशी से पागल हो रहा था। भैया एक नंबर का हरामी है ये। हालांकि पता है लड़कियों जैसे एक्ट करता है, लेकिन फिर भी लड़कियां इस पे मरती है बे। हम इधर उधर हो जाए तो लड़कियां हमें मीठा समझती है और कहती है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और यहाँ इस भड़वे की किस्मत, माँ कसम मेरे को भी इस तरह किस्मत चाहिए। क्या हुआ? मैं तो नॉर्मल ही हूँ, मैंने ओबीडियंटली सिर हिला दिया। गु शूजी ने सडनली कार रोड साइड पर रोक दी, फिर धीरे धीरे मेरी तरफ लीन करने लगी। तुम्हें आइडिया है इस वक्त मेरा कितना मन कर रहा है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली घर ले जाऊं? ना, अब मैं और इस स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किया तो अपनी फूटी किस्मत पर बड़ा तरस आएगा भाई, कभी सपने में भी नहीं। इस बहन के लोड़े की जो किस्मत है ना, ये इसको खुद ही नहीं पता कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। और या मैं सिर्फ स्टोरी एक्सप्लेन करके जल रहा हूँ। मैंने बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट टाइम पर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, अभी तुमने डैड के साथ ऐसा क्यों किया? गु शूजी सडनली फ्रीज हो गई। अबे माँ के घोड़े, इसलिए मुझे तुमसे नफरत है। सही मोमेंट पर मूड बन रहा था और ये बहन का लोड़ा कुछ और ही पूछ लेगा। उसने क्या पूछा और इसने क्या पूछा? यार तुझसे बड़ा निकम्मा एमसी मैंने आज तक नहीं देखा। उसे याद आया आशन को प्रीवियस लाइफ में हुई चीजों का कुछ पता नहीं है। उसे ये भी नहीं पता कि जिस फादर की वो इतनी रिस्पेक्ट करता है वो आदमी फ्यूचर में उसे बुरी तरह डिस्ट्रॉय करने वाला है। क्या मुझे अभी से इसे थोड़ा हिंट दे देना चाहिए? कम से कम उसे मेंटली प्रिपेयर तो कर सकती हूँ। गु शूजी कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गई। कार का गर्म माहौल इंस्टेंटली सीरियस बन गया। फाइनली उसने कुछ कहा, आशन तुम्हें पता है आज मैंने कुछ चीजों की इन्वेस्टिगेशन करवाई। उसने मेरे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, इंस्टेड धीरे धीरे एक डिफरेंट मैटर एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। मैं कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखने लगा। इडियट, तुम्हारे अगेंस्ट जो रिडिकुलस रूमर्स स्प्रेड किए गए थे और जो फेक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही थी, मैंने सब क्लियर करवा दिया। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इतने काइंड और सिंपल, तुम गेस कर सकते हो कि तुम्हें हार्म करने की कोशिश किसने की? मैं इनोसेंट फेस के साथ सिर हिला दिया, बिल्कुल एक ओबीडियंट पपी की तरह। गु शूजी मेरे कान के पास आई और सॉफ्टली बोली, जो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता था वो दुआन म्यूटेन है। मैं इमीडिएटली शॉक एक्सप्रेशन में आ गया। इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानता, तुम डेफिनेटली मुझसे झूठ बोल रही हो। डैड मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करते हैं, वो किसी को मुझे चोट पहुंचाने के लिए क्यों ही भेजेंगे? मैं पागलों की तरह सर शेक कर रहा था। मेरे हाथ ने सीट बेल्ट को इतनी टाइटली पकड़ लिया कि वेन्स तक विजिबल हो गई। उसके बाद मैं गु शूजी को जेंटली पुश कर दिया। अंदर से मैं खुद को प्रेस कर रहा था, डैम क्या एक्टिंग कर रहा हूँ। अकेडमी अवार्ड लेवल। गु शूजी को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं पहली बार में ही उसकी बात मान लूंगा। उसका गोल बस एक वार्निंग सीड करना था, एक प्रिकॉशनरी शॉट। उसने पिटी के साथ मेरी तरफ देखा और मुझे जेंटली किस कर दिया। भाई इस बहन के लोड़े को और कितने किस मिलेंगे भाई? इतने तो हमें अपनी माँ से झापड़ भी नहीं मिले जितना इसे किस मिल रहा है। मैं सीट पर फ्रोजन सा बैठा रहा, बिल्कुल एक अबैंडन्ड पपी जैसा एक्सप्रेशन बनाकर। रियलिटी में मुझे परफेक्टली पता था कि गु शूजी के पास मुझसे झूठ बोलने का कोई रीजन ही नहीं था। वैसे भी डुआन म्यूटेन के साथ मेरे एक्चुअल फादर सन रिलेशनशिप सिर्फ कुछ सालों का था। गु शूजी के वर्ड्स जैसे मेरे दिल में डाउट का एक सीड प्लांट कर चुके थे। मैं पैसेंजर सीट पर लो वॉइस में मम्बल करने लगा, नहीं डैड ऐसा नहीं करेंगे, वो इस दुनिया में मेरे ओनली फैमिली मेंबर हैं। गु शूजी ने हाथ बढ़ाकर मेरे हेड को जेंटली रब किया। गुड आशन, तुम्हारे पास मैं भी तो हूँ। मैंने कॉशियसली उसकी तरफ देखा। रियली? रियली नहीं, तेरी छोटी लुल्ली। भाई वो कब से तेरे साथ है? ये क्या बकरा बे? मतलब पता है तू एक्टिंग कर रहा है, लेकिन झाटू तो ना बन, मारने का दिल कर रहा है तुझे। गु शूजी के लिप्स पर स्माइल और ब्राइट हो गई। ऑफ कोर्स, फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साइड पर रहूंगी। मैंने तुरंत उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया। तुम मुझे अबैंडन्ड तो नहीं करोगी? मेरे आईज आंसर का वेट कर रही थी। गु शूजी की आंखें क्रीसेंट शेप में कर्व हो गई। वो स्माइल करके बोली, ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन एग्जैक्टली कितनी अच्छी रहूंगी वो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। मैं तुम्हें डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैंने इंस्टेंटली रिपीटेडली सिर हिला दिया, फिर उसका छोटा सा हाथ उठाकर उस पे एक किस कर दिया। उसके बाद थोड़ा डिप्रेस एक्सप्रेशन बनाकर बोला, अब लगता है मेरे पास सिर्फ तुम ही बची हो। गु शूजी ने कंफर्ट करते हुए मेरे हाथ पर जेंटली पैट किया, फिर कार दोबारा स्टार्ट कर दी। उसकी आईज सेटिस्फेक्शन से फिल्ड थी। आशन, इस लाइफ में तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। मैं क्वाइटली सीट पर बैठा था, अपनी एक्टिंग स्किल से एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। मेरी शूजी सबसे बेस्ट है। लेकिन वेरी क्विकली मेरे माइंड में भी एक प्लान फॉर्म होने लगा। गु शूजी फुल स्पीड में घर पहुंची और डायरेक्टली मुझे बेडरूम तक ले गई। नेक्स्ट मॉर्निंग फोन
की लाउड रिंगिंग से मेरी आंख खुल गई। मैंने स्लीपी आईज से स्क्रीन पर कॉलर नेम देखा। ओह, ये तो मेरे सो कॉल्ड डैड हैं। कल इतनी अल्कोहल पीने के बाद भी आज मुझे कॉल करने की स्ट्रेंथ बची है। मैंने टंग क्लिक की, थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुआ। फोन के दूसरी साइड से एंग्शियस आवाज सुनाई दी, आशन? हाँ। मैंने लेजिली जवाब दिया। दुवान म्यूटन ने फेक कंसर्न दिखाते हुए पूछा, आशन तुम ठीक हो ना? लेकिन अंदर ही अंदर वो कंफ्यूज था। इस लड़के की आवाज इतनी रिलैक्स क्यों लग रही है? कल रात इन दोनों के बीच एक्चुअली हुआ क्या था? आशन अभी तुम कहाँ हो? मिस गू ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? उसकी फेक कंसर्न वाली वॉइस सुनकर मुझे ऑलमोस्ट उल्टी आने लगी, लेकिन मैंने फिर भी डीपली टच होने का ड्रामा किया। डैड, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं। कल उन्होंने मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, बस मुझे एक बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि कुछ टाइम बाद उनकी विला पर आऊं। उसके बाद मुझे रोड साइड पर छोड़कर चली गई। ऑब्वियसली लिटिल मास्टर ने ये बात जानबूझकर कही थी। मैं दुआन म्यूटन को क्लियरली सिग्नल देना चाहता था कि मुझे दुआन फैमिली में बंद कर रखने का आइडिया अभी से दिमाग से निकाल दो। दूसरी तरफ दुआन म्यूटन का स्टमक अभी भी कल की अल्कोहल की वजह से पेन कर रहा था। उसके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल था। मैं तो इस हाल में हूँ और इस ब्रैड को कुछ भी नहीं हुआ। उसने दोबारा कंफर्म किया, उसने सच में तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया? नहीं, एक्चुअली वो मेरे साथ काफी अच्छी थी, बस मैंने थोड़ा पॉज लिया। उनके स्टाफ ने कहा कि किसी ने वाइन में कुछ मिलाया था। डैड, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? मैंने बिल्कुल इनोसेंट टोन में पूछा। फोन के दूसरे साइड दुआन म्यूटन का हार्ट ऑलमोस्ट जंप कर गया। वाइन? कैसी वाइन? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग एक्सप्लोड हो रहा था। लेयान ने तो कसम खाया था कि किसी को पता नहीं चलेगा, फिर किसी ने देख कैसे लिया? नाकार औरत, अगर गू शिवजी की नजर सच में आशन पर पड़ गई और उसे पता चल गया कि मैंने दूसरों के साथ मिलकर आशन को ड्रग करने की प्लानिंग की थी, तो सब खत्म हो जाएगा। जितना दुआन म्यूटन सोचता गया उतना ही कोल्ड स्वेट उसके बॉडी से निकलने लगा। उसने नर्वस वॉइस में पूछा, प्रेसिडेंट गू ने बताया कि ये किसने किया था? मैंने नाइव बनकर कहा, नहीं, उन्होंने बस इतना कहा और उसके बाद मुझे रोड साइड पर छोड़ दिया। दुआन म्यूटन शायद जल्दी से अपने आप को इस मैटर से डिस्टेंट करना चाहता था, इसीलिए उसने बस कहा, तुम सेफ हो, बस वही इम्पोर्टेंट है, और तुरंत फोन कट कर गया। मैंने डिस्कनेक्टेड स्क्रीन को देखा। मेरा मूड सडनली बहुत अच्छा हो गया। मैं लेजिली बेड से उठा और ब्रशिंग और वॉशिंग के लिए चला गया, लेकिन अंदर ही अंदर एक छोटा सा रिग्रेट था। मेरी शूयी का बेड सच में बहुत बड़ा और सॉफ्ट है। अगर रोज यहाँ सो सकूं तो लाइफ सेट हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हमने अभी तक अपना रिलेशनशिप पब्लिकली अनाउंस नहीं किया, तो मैं यहाँ परमानेंटली स्टे भी नहीं कर सकता। क्या ट्रेजेडी है। फ्रेश होने के बाद मैं लिविंग रूम में आया। बटलर ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट रेडी करवा दिया था। टेबल पर प्लेन व्हाइट पॉरेज और हैंगओवर सूप रखा हुआ था। बटलर रिस्पेक्टफुली बोला, मिस्टर दुआन, ये सब एल्डेस्ट मिस ने स्पेशली आपके लिए प्रिपेयर करने को कहा था। मैं ओरिजिनली सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद बाहर ब्रेकफास्ट कर लूं, लेकिन मेरी शूजी तो सरप्राइजिंगली कंसिडरेटेड निकली। कल अल्कोहल पीने के बाद मेरा स्टमक वैसे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन सडनली मेरी आईज में कंफ्यूजन फ्लैश हुई। वेट, गू शियू को कैसे पता कि मेरा स्टमक वीक है? नॉर्मली ब्रेकफास्ट में बर्न्स और साइड डिशेस वगैरह नहीं होने चाहिए थे, फिर मेरे लिए सिर्फ इतना सिंपल व्हाइट पोरिज क्यों बनवाया गया? बटलर ने मेरी हेसिटेशन नोटिस कर ली। वो इमीडिएटली समझ गया और एक्सप्लेन करने लगा, मिस्टर दुआन, आप टेंशन मत लीजिए, ये व्हाइट पोरिज और हैंगओवर सूप दोनों एल्डेस्ट मिस ने स्पेशली किचन को फ्रेश बनवाने के लिए कहा था। ये सुनकर हैंगओवर सूप पकड़े हुए मेरे हाथ सडनली रुक गए। ये बटलर सच में काफी थॉटफुल है। मैंने पोरिज और हैंगओवर सूप बिल्कुल क्लीन कर दिया। वैसे भी मुझे अभी काफी काम हैंडल करना था, इसलिए मैं सीधा बाहर निकल गया। ड्राइवर ने रिस्पेक्टफुली कार का डोर खोला। मिस्टर दुआन, एल्डेस्ट मिस आज काम में काफी बिजी हैं। उन्होंने स्पेशली मुझे कहा है कि मैं आपको बता दूं कि वो पर्सनली आपको ऑफिस ड्रॉप नहीं कर पाएगी, प्लीज बुरा मत मानिएगा। ड्राइवर ने थोड़ा हेसिटेट करते हुए मैसेज डिलीवर किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ा स्पीचलेस भी था। बड़ी मालकिन शायद इस आदमी से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं। उसने प्रेसिडेंट गू को कभी किसी के साथ इतना कंसिडरेट होते नहीं देखा था। खुद बिजी होने की वजह से ड्रॉप नहीं कर पा रही थी, इस बात के लिए भी अपॉलॉजी भेज रही थी। कार की कंफर्टेबल सीट पर बैठते ही मैं कंप्लीटली रिलैक्स हो गया। मैंने प्राउडली सिर हिलाया, फोन निकाला और कॉन्टेक्ट्स ओपन किए। फिर गाड़ी में प्रॉपरली बैठते हुए अपनी एक फोटो क्लिक करके गू शिन्यू को सेंड कर दी। मैं उठ गया हूँ, आज भी तुम्हारा ओबीडियंट आशन प्रॉपरली काम पर जा रहा है। उसका रिप्लाई ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आ गया। काम
खत्म हो जाए तो मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगी। हर शब्द से एक डिमोनरिंग लिटिल वाइफ वाली फीलिंग आ रही थी। मुझे सडनली लगने लगा कि मेरा ऑफिस जाना कोई सीरियस जॉब नहीं, बस रिच यंग मास्टर का लाइफ एक्सपीरियंस लेने जाना है। मैंने सेटिस्फाइड होकर एक क्यूट रिप्लाई भेजा और एक्सीलेंट मूड में कंपनी पहुंच गया। फूजिया सुबह से ही ऑफिस में एंशियसली मेरा वेट कर रहा था। आज कंपनी ने उस पर डायरेक्ट प्रेशर डाल दिया था। अगर वो जल्दी से एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट ट्रेन नहीं कर सका तो वो और उसके अंडर के सारे आर्टिस्ट कंपनी से बाहर निकाल दिए जाएंगे। फूजिया ने बार बार अपने आर्टिस्ट के बारे में सोचा। बाकी सबकी परफॉर्मेंस ऑनेस्टली बहुत एवरेज थी। इधर उधर देखने के बाद अब उसके पास सिर्फ एक ही होप बची थी, दोआन शेन। लेकिन जैसे ही उसे मेरी स्टबर्न पर्सनैलिटी याद आई, उसने हेड एक के साथ फोरहेड पकड़ लिया। भगवान प्लीज बस लिन हाई प्रोडक्शन टीम का ऑडिशन जल्दी खत्म हो जाए, इस दोआन शेन की लास्ट होप भी टूट जाए, फिर शायद ये फाइनली पीसफुली काम पर फोकस करेगा। फूजिया बड़ा परेशान था। कभी चेयर से उठा, रूम में वॉक करता, फिर दोबारा बैठ जाता। तभी ऑफिस के बाहर से आवाज सुनाई दी। उस बॉस के साथ मीटिंग कैसे रही? वो तुमसे सेटिस्फाई था? कोई रोल मिला? जो आदमी बोल रहा था उसका नाम था टैंग फेयू। वो और फूजिया ऑलमोस्ट सेम टाइम कंपनी ज्वाइन हुए थे। फेयू टेक्निकली खुद भी न्यू कमर मैनेजर था, लेकिन उसके अंडर ऑलरेडी एक दो आर्टिस्ट थोड़ा नाम बना चुके थे। फूजिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की रियलिटी अच्छे से जानता था। न्यू आर्टिस्ट को रोल्स चाहिए होते हैं तो जनरली दो रास्ते होते हैं, या तो हमारे पास रियल टैलेंट और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हो, या फिर तुम कुछ डर्टी शॉर्टकट्स यूज करो। इस कंपनी में ऑलमोस्ट हर थोड़ा फेमस आर्टिस्ट के पीछे कोई ना कोई पावरफुल सपोर्टर था। फूजिया ने चिन टच की। एक सेकंड के लिए उसके दिमाग में भी कुछ डार्क थॉट्स आए, लेकिन उसने इमीडिएटली खुद को मेंटली स्लैप किया। फूजिया, अपने बेनिफिट के लिए दोआन शेन का फ्यूचर बर्बाद मत कर। आशन फ्यूचर में जेन्युइनली लव स्टार बन सकता है। बेटर है मैं और प्रोडक्शंस सर्च करता हूँ जहाँ एक्टर्स की जरूरत हो। वो मल्टीपल प्लेसेस पर पहुँचता रहा, लेकिन जब ऑफिस वापस आया तो लिटिल मास्टर ऑलरेडी सोफा पर लेग्स क्रॉस करके फोन चला रहा था। फूजिया मेरे पास बैठा ही था कि टैंग फेयू भी डोर पुश करके अंदर आ गया। हम दोनों को ग्लूमी मूड में बैठा देखकर वो लाउडली हंस पड़ा। देखो ना, लोगों के बीच डिफरेंसेस कितना बड़ा होता है। हम दोनों सेम क्लास से ग्रेजुएट हुए थे। मैं तो वो पुअर स्टूडेंट था, लेकिन अब मेरी परफॉर्मेंस ऑलरेडी कंपनी को रिजल्ट दे रही है। और हमारे सो कॉल्ड टॉप स्टूडेंट का क्या हुआ? कोई अचीवमेंट नजर क्यों नहीं आ रही? फूजिया ने फिस्ट टाइटली क्लिंच कर लिए, लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं कर सका। उसने बस हेड लोअर कर दिया। मैंने कामली टी कप टेबल पर रखा। एग्जैक्टली टॉप स्टूडेंट्स और पुअर स्टूडेंट्स के बीच डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। टैंग फेयू की स्माइल और वाइड हो गई, लेकिन मैंने कंटिन्यूशन दिया। टॉप स्टूडेंट्स थोड़ी सी अचीवमेंट मिलते ही हवा में नहीं उड़ने लगते और दूसरों के सामने एरोगेंट होकर शो ऑफ भी नहीं करते। मैं इंटरनली खुद से एक्सट्रीमली इम्प्रेस था। डैम, लिटिल मास्टर कितना टैलेंटेड है। हेल्थ मेंटेन करना भी जानता हूँ और लोगों को इनडायरेक्टली इंसल्ट करना भी। फूजिया का एक्सप्रेशन स्ट्रेंज हो गया। वो ऑलमोस्ट मेरा मुंह बंद करना चाहता था। उसके आईज क्लियरली कह रहे थे, भाई टैंग फेयू अभी वो बंदा नहीं रहा जिससे हम फाइट अफोर्ड कर सकें। अगर फ्यूचर में कंपनी कोई डिसीजन लेती है तो सबसे पहले हम दोनों को किक आउट किया जाएगा। उसके पास शो ऑफ करने का कैपिटल है। टैंग फेयू ने सरकास्टिक गेज से मेरी तरफ देखा, फिर फूजिया की तरफ टर्न हुआ। हमारे वो एरोगेंट टॉप स्टूडेंट फूजिया आज मेरे सामने इतना वीक और हेल्पलेस हो गया। मैंने लेजिली जवाब दिया, रिलैक्स, अभी इतना हैप्पी होने की जरूरत नहीं। 30 years ईस्ट ऑफ द रिवर, 30 years वेस्ट। टाइम किसी का परमानेंट नहीं होता। हो सकता है कुछ टाइम बाद जिन चीजों पर तुम इतना शो ऑफ कर रहे हो वो किसी और की नजरों में एक पैसा भी वर्थ ना करे। मैंने योन किया और फोन धीरे से नीचे रखा। स्क्रीन पर एक नोवेल ओपन थी। टैंग फेयू कोल्डली बोला, फाइन, मैं वेट करूंगा। वैसे भी अगर मैनेजर के आर्टिस्ट ही यूजलेस हो तो मैनेजर कितनी अचीवमेंट अचीव कर लेगा? उसका फेस थोड़ा अगली हो गया। मुझे कम्प्लीटली केयर फ्री देखकर उसने दोबारा टॉन्ट किया, मेरे आर्टिस्ट सच में स्टूपिड हैं। पूरी रात एक्टिंग स्टडी करते रहते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लेटेस्ट मूवमेंट फॉलो करते हैं। कुछ लोगों के आर्टिस्ट जैसे नहीं जो ऑफिस आवर्स में भी कंफर्टेबली नोवेल पढ़ रहे हैं। इस बार फूजिया भी कंट्रोल नहीं कर सका। वो कोल्डली बोला, वो जेन्युइनली एक्टिंग ही स्टडी कर रहे हैं या नहीं? मुझे लगता है तुम खुद सबसे अच्छे से जानते हो। टैंग फेयू ने कोल्ड लाफ किया, सीधा मुड़ा और डोर स्लैम करके बाहर चला गया। फूजिया उसकी बैक को देखते हुए कर्स करने लगा। बस किसी पावरफुल सपोर्टर का बैकिंग मिल गया है इसलिए इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। एक दिन सपोर्ट चला गया ना, तब पता चलेगा। वो मेरी तरफ मुड़ा, दोआन शेन, तुम लकी हो कि तुम उसके अंडर नहीं
आए, वरना पता नहीं वो तुम्हें कौन से डर्टी शॉर्टकट्स लेने को बोलता। तुम्हें जेन्युइनली एफर्ट करना चाहिए, अपनी रेपुटेशन बिल्ड करो, गुड प्रोजेक्ट्स डिलीवर करो, वरना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छे रिसोर्सेज मिलना बहुत डिफिकल्ट है। ऑब्वियसली उसकी लास्ट लाइन का हाफ पार्ट जोक था, लेकिन बोलते बोलते सडनली उसकी स्माइल फ्रीज हो गई। मैं सोफा पर लेग्स क्रॉस करके नॉवल पढ़ रहा था और मेरी नेक पर एक फेंट रेड मार्क क्लियरली विजिबल था। कल एक्सीडेंटली बना हुआ किस मार्क। फूजिया ने शार्प ब्रेथ ली। दुआनशन, सच सच बताओ मुझे ये क्या है? डोंट टेल मी तुम रिसेंटली किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। बोल एक्चुअली हुआ क्या है? उसकी फिंगर मेरी नेक की तरफ पॉइंट करती रही। मैं कैजुअली सिर हिलाकर बोला इम्पॉसिबल, लेकिन मेरा हाथ अभी भी फोन स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था। फूजिया ने डिसबिलीफ में कहा, मुझे फूल मत बनाओ, अपनी बॉडी के मार्क्स देखो। उसके फेस पर क्लियरली लिखा था, मैंने कम पढ़ा है लेकिन मैं इडियट नहीं हूँ। मैंने हेल्पलेसली साय किया। ब्रदर, मैं सच में सिर्फ 2 रोल्स के लिए ये सब नहीं कर रहा। मेरा टारगेट तो रोल्स का पूरा माउंटेन है और साथ में उस वुमेन का जेन्युइन लव भी। फूजिया का ब्रेन लिटरली स्टॉप हो गया। वो कुछ सेकंड्स रिएक्ट ही नहीं कर पाया। मैंने कामली एक्सप्लेन किया, इधर उधर जाके डोर्स नॉक करने से तो बेटर है मैं पहले से एक ऐसा प्लेटफॉर्म फाइंड करूँ जो जेन्युइनली मेरी एबिलिटी रिकॉग्नाइज करता हो। एक बार इंडस्ट्री में प्रॉपरली फुट होल्ड मिल गया तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ सकता हूँ। फूजिया ने सपोर्ट के लिए टेबल पकड़ ली। उसे लिटरली लग रहा था कि उसके पैर वीक हो गए हैं। दुआनशन, तुम पागल हो गए हो। जल्दी बताओ वो पर्सन कौन है। प्लीज ये मत कहना कि वो वही वुमेन है जिसके बारे में कुछ दिन पहले रूमर्स चल रहे थे। वो तुम्हें क्या रोल्स दिलवा सकती है? मेरे लिप्स ट्विच हुए नहीं। तुम्हें सच में लगता है वो मेरी लायक है? फूजिया का एक्सप्रेशन कंटिन्यूसली चेंज होने लगा। फिर उसने कॉशियसली गेस किया, कंपनी का बॉस। उसके माइंड में कैलकुलेशन चल रही थी। दुआनशन नॉर्मली कहीं जाता नहीं, उसके कॉन्टेक्ट्स भी एक्सट्रीमली लिमिटेड है, तो और कौन हो सकता है? मैंने मेमोरी में सर्च किया। मेरी शूजी का शायद इस कंपनी के साथ कुछ बिजनेस कॉपरेशन है। अगर कॉपरेशन है तो टेक्निकली उसे बॉस लेवल पर्सन ही कह सकते हैं। मैंने कामली सिर हिला दिया। फूजिया की आईज वाइड हो गई। हमारे डायरेक्टर? नहीं, मैंने इमीडिएटली डिनाई कर दिया। तो जनरल मैनेजर? नहीं, मैंने दोबारा सिर हिला दिया। अब फूजिया के फेस पर एक्चुअल हॉरर दिखने लगा। डोंट टेल मी सीईओ? फूजिया ने ऑलमोस्ट डरते हुए गेस किया। मैंने फिर से सिर हिला दिया। सीईओ भी नहीं। अब फूजिया के दिल में सच में पैनिक शुरू हो गया। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? उसका एक्सप्रेशन कम्प्लीटली स्पीचलेस हो गया था। मैंने फिर डिनाई कर दिया, वो भी नहीं। मैं थोड़ा सोचने लगा कि मेरी शूयू की एक्चुअल पोजीशन कंपनी में एग्जैक्टली किस लेवल की थी। फूजिया ने आंखें फाड़ कर पूछा, डोंट टेल मी कंपनी की शेयर होल्डर है? इस बार उसका एक्सप्रेशन मेरी नेक पर किस मार्क देखने से भी ज्यादा शॉक था। बस अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये टेबल सपोर्ट के लिए इनफ नहीं है। कोई हॉस्पिटल को यहाँ पर लेकर आओ। मैं लेट कर बाकी स्टोरी सुनूंगा। मैंने सीरियसली कुछ सेकंड सोचा, अगर कंपनी के चेयरमैन को मेरी शूयू के साथ कंपेयर किया जाए तो शायद चेयरमैन भी उससे थोड़ा नीचे ही पड़ेगा, लेकिन टेक्निकली उसके ऊपर कोई और पोजीशन भी तो नहीं थी। इसलिए मैंने रिलेक्टेंटली सिर हिला दिया। फूजिया के फेस पर अब इमोशंस का फुल रेनबो चल रहा था। उसके लिप्स ट्विच कर रहे थे। आशन, तुम भी कमाल के हो, या तो कुछ करते ही नहीं और जब करते हो तो सीधा दुनिया हिला देते हो। अब फूजिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या रोए। फाइनली उसने अंदर ही अंदर खुद को कंसोल किया। छोड़ो, अब जो होना था हो गया। कम से कम ये ब्रैट किसी पावरफुल थाइस से चिपका तो है, और वो भी ऑर्डिनरी नहीं। मैं कामली फोन उठाकर नॉवल पढ़ना कंटिन्यू करने लगा। तभी डोर पर नॉक हुआ। कुछ लोग अंदर आए। ब्रदर फू। मैंने हेड रेज करके उन्हें देखा। फेस थोड़े फेमिलियर लग रहे थे। फूजिया भी सरप्राइज्ड हुआ। उसने ब्राउज फोरो किए। तुम लोग प्रैक्टिस रूम में प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं कर रहे, यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब फूजिया के अंडर के बाकी आर्टिस्ट थे। उनमें से एक कॉन्फिडेंटली बोला, आज हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की बात करने आए हैं। फूजिया ने अपना शौक सप्रेस किया। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी 3 साल बचे हैं। अगर अभी टर्मिनेट करोगे तो ब्रीच पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। वो अमाउंट तुम लोगों के लिए छोटा नहीं होगा। अगर कोई आर्टिस्ट ऑलरेडी ह्यूज स्टार होता तो पेनल्टी का मैटर कुछ खास नहीं होता, लेकिन ये लोग, इनका पॉपुलैरिटी से दूर दूर तक रिलेशन नहीं था। ना फैंस, ना अचीवमेंट्स, ना कोई स्ट्रॉन्ग बैकिंग। एक रफ लुकिंग मैन ने कोल्डली लाफ किया। ब्रदर फू, क्या आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? मैंने ब्राउज स्लाइटली फोरो किए। वो बस तुम्हारे बेनिफिट के लिए कह रहे हैं। सडनली मुझे ये सीन थोड़ा फेमिलियर लगा। प्रीवियस लाइफ में मैंने सुना था कि कोई थर्ड रेट एंटरटेनमेंट कंपनी दूसरी कंपनी से आर्टिस्ट पाउच कर रही थी। काफी न्यू कमर्स आकर्षित होकर ट्रैप में फंस गए थे। फॉर्चुनेटली उस वक्त मेरी ब्लैक रूमर्स ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी थी कि उस कंपनी ने मुझे देखना भी जरूरी नहीं समझा था। रफ लुकिंग आर्टिस्ट ने मुझे कॉन्टेम्प्ट से देखा। मेरे बेनिफिट के लिए
चाहिए। इस रूम में अगर कोई ये लाइन बोलने के लायक नहीं है तो वो तुम हो, एक यूजलेस मैनेजर के साथ चिपके रहकर। मैं देखना चाहता हूँ तुम कितना आगे जाओगे। हो सकता है जब तक मैं टॉप सेलिब्रिटी बन जाऊं तुम अभी भी 18 टियर नोबडी बन के घूम रहे हो। फूजिया स्पीचलेस हो गया। इस बंदे की टोन ऐसी थी जैसे फूजिया को छोड़ते ही नेक्स्ट मॉर्निंग वो नेशनल सुपरस्टार्स बन जाएंगे। मैंने उसे मीनिंगफुल गेज से देखा, डे ड्रीमिंग, फिर कैजुअली बोला जाना है तो जाओ, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा, बस कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी क्लियर कर दो, उसके बाद जो करना है करो। वो आदमी स्मगली हंसा, बेस्ट, बस फ्यूचर में जब मैं फेमस हो जाऊं तो मेरा नाम यूज करके पब्लिसिटी लेने की कोशिश मत करना। ऑडियंस या मीडिया को ये भी मत कहना कि हमारा कभी कोई कनेक्शन था। ये कहकर उसने टर्मिनेशन एग्रीमेंट टेबल पर पटक दिया। फूजिया ने देखा कि ये लोग तो जेन्युइनली जाना चाहते हैं तो उसने भी रोकने का एफर्ट नहीं किया। क्यों रोकना? वो डॉक्यूमेंट्स लेकर डायरेक्टली एचआर डिपार्टमेंट गया। स्टैंप, सिग्नेचर्स, पेनल्टी पेमेंट सब कुछ सरप्राइजिंगली स्मूथली कंप्लीट हो गया। पेनल्टी अमाउंट देकर फूजिया ने आईब्रोज रेस की। इंटरेस्टिंग, ये लोग कंपनी में इतने टाइम से हैं लेकिन एक पैसा अर्न करके नहीं दिया। एक्चुअली कंपनी तो काफी पहले ही इन्हें फायर करना चाहती थी, बस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से रोक रखा था और अब ये खुद कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करके पेनल्टी भी पे कर रहे थे। कंपनी को तो सेलिब्रेशन करनी चाहिए लेकिन प्रॉब्लम ये थी अब ये लोग गए तो कंपनी फिर नए आर्टिस्ट उसके अंडर डंप कर देगी। सब चले गए तो फूजिया दोबारा चेयर पर कोलैप्स सा हो गया। आजकल जेन्युइनली टैलेंट और मार्केट में इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग मिलना कितना डिफिकल्ट है, रेयर स्पीशीज है। कंपनी अगर फिर से रैंडम न्यूकमर्स मेरे पास भेज देगी तो रिजल्ट भी इन्हीं जैसा होगा। मैं उसकी कंप्लेंट्स सुनता रहा, फिर कॉन्फिडेंट टोन में बोला, ब्रदर फू, मेरे पास एक आइडिया है, सुनना चाहोगे? फूजिया इंस्टेंटली अटेंटिव पोस्चर में बैठ गया। मैंने कामली कहा, अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हो तो फ्यूचर में सिर्फ मुझे मैनेज करो, मैं गारंटी करता हूँ आपको अपने करियर के फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। फूजिया ने स्लाइटली नोट किया, लेकिन तुम एक चीज समझो, मेरे पास स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस नहीं है, मैं मैक्सिमम तुम्हारे लिए रिसोर्सेज सर्च कर सकता हूँ, यही तुम्हारी ग्रोथ की बिगेस्ट लिमिटेशन बन सकती है। उसकी बात रॉन्ग नहीं थी। एंटरटेनमेंट कंपनीज का नॉर्मल रूल ही था, जैसे ही किसी आर्टिस्ट को थोड़ी सक्सेस मिलती है कंपनी उसके लिए इमीडिएटली एक मोर कैपेबल और एक्सपीरियंस मैनेजर असाइन कर देता है ताकि आर्टिस्ट के फ्यूचर में कोई मिस्टेक ना हो। लेकिन प्रीवियस लाइफ के स्कैंडल के बाद मैं इस कंपनी में किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। मैंने सिर हिला दिया, ब्रदर फू, मैं भी तो न्यू कमर हूँ, मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ। अगर आप एग्री हो तो हम अभी एक्सक्लूसिव मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। फूजिया अपनी कैपेबिलिटी को खुद अच्छी तरह जानता था। नॉर्मली कोई आर्टिस्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन करता था जब सामने वाला टॉप टियर मैनेजर हो। दुआन शेन का एम्बिशियस ऑब्वियसली छोटा नहीं था, लेकिन क्या मैं एक्चुअली इस ट्रस्ट के लायक हूँ? उसने हेसिटेट करना स्टार्ट ही किया था कि मैंने डायरेक्टली इंटरप्ट कर दिया। ज्यादा मत सोचिए, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एग्री करते हो या नहीं? फूजिया ने मेरी सीरियस एक्सप्रेशन देखी, फिर बिना और हेसिटेट किए सिर हिला दिया, डील। मैंने स्माइल की, तो फिर हमारे ब्राइट फ्यूचर के नाम। फूजिया आउटसाइड से कॉन्फिडेंट लग रहा था लेकिन इनसाइड उसका हार्ट कम्प्लीटली डिफरेंट था। दुआन शेन मुझ पर इतना ट्रस्ट करता है। मैंने रिलीफ की ब्रेथ ली। फूजिया जेन्युइनली केपेबल था। उसके स्कूल टाइम अचीवमेंट और अवार्ड्स ही उसकी टैलेंट प्रूव करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट, उसके पास वो क्वालिटीज थी जो दूसरे मैनेजर्स के पास नहीं थी, बस डिसीजन मेकिंग में थोड़ा लेस बोल्ड था। मुझे प्रीवियस लाइफ के इंसिडेंट्स याद आए। मैं डायरेक्टली खड़ा हुआ और उसकी तरफ हैंड एक्सटेंड किया, तो फिर हैप्पी कोऑपरेशन। हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करवाने के लिए बाहर निकले, लेकिन डोर तक पहुंचते ही मेरी नजर किसी से टकरा गई। मैं ऑकवर्डली नोज रब करते हुए साइलेंट हो गया। फूजिया का रिएक्शन लाइटनिंग फास्ट था। प्रेसिडेंट गू, उसने इमीडिएटली मुझे अपने पीछे हाइड कर दिया और रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। मैंने नोटिस किया कि गू शिवजी के पीछे कंपनी के काफी सीनियर्स एग्जीक्यूटिव भी चल रहे थे। सब उसके अराउंड एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल और फ्लैटरिंग मोड में थे। गू शिवजी ने बस मेरी तरफ एक क्विक ग्लैंस दिया, फिर बिना कुछ बोले कोल्डली टर्न करके चली गई। फूजिया ने उसकी बैक देखकर रिलीफ की ब्रेथ ली। डैम, प्रेसिडेंट गू की प्रेशर ओरस सच में इंसेन है। उसकी वॉइस ग्रेजुअली लो होती गई बिकॉज उसने नोटिस किया जो वुमेन कॉर्नर टर्न करने वाली थी वो सडनली रुक कर दोबारा हमारी तरफ देख रही थी। फूजिया कंफ्यूज्ड हो गया। मैं इतनी लाउड वॉइस में तो नहीं बोला था। मेरे लिप्स ट्विच हुए। तुम मुझे क्यों देख रही हो? ऑफिस में भी चेन नहीं दोगी क्या? मैंने फूजिया की तरफ टर्न किया। ब्रदर फू, आप कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करने चले जाओ, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, थोड़ी देर में मिलता हूँ, जल्दी आना। फूजिया नोडेड और अपस्टेयर्स प्रिंटर की तरफ चला गया। मैं जैसे ही इमरजेंसी एग्जिट्स के पास से गुजरा, सडनली एक सॉफ्ट हैंड ने मेरी रिस्ट पकड़ ली और मुझे अंदर खींच लिया। हंसने के साथ मैं बोला, मुझे पता था मेरी शूये मुझे मिस कर रही थी, राइट? मैंने इंटेंशनली थोड़ा स्टार्टल एक्सप्रेशन बनाया और उसके पुल के साथ अंदर चला गया। गू शूई ने जेंटली मेरी कलाई पकड़ के रखी
रही थी। मैंने हेल्पलेसली टोन में कहा, तुम मुझे सर दर्द दे दोगी। बाहर किसी ने देख लिया तो? इम्पॉसिबल। गु शुई बिल्कुल नहीं रुकी। कॉर्नर के पास कंपनी के कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स खड़े थे। गु शुई मेरे कान के पास लीन करके सॉफ्टली बोली, उनमें से कोई बेवकूफ ही होगा जो इस साइड आने की हिम्मत करेगा। कुछ देर बाद वो मुड़ी और डोर ओपन करके बाहर चली गई। मैंने जैसे ही बाहर सिर निकाला, मेरी नजर कंपनी के कुछ बड़े बॉसेस पर पड़ी। वो सब कॉर्नर के पास खड़े वेट कर रहे थे। मैं एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गया, अब मैं उधर से निकलूं भी या नहीं। तभी उनमें से एक ने मुझे देख लिया। तुम उधर से क्यों आ रहे हो? जल्दी यहाँ से निकलो। ये जगह तुम्हारे कैजुअल घूमने के लिए है क्या? लगता है प्रेसिडेंट गु का स्केड्यूल लीक हो गया था, इसीलिए कंपनी के काफी लोग उससे मिलने के लिए यहाँ गैदर हो गए थे। आफ्टर ऑल मिस गु एक ह्यूज गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। उसके साथ कनेक्शन बनाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी। शायद उन लोगों को लगा मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तभी एक एग्जीक्यूटिव ने धीरे से कहा, तुम लोगों को नहीं लगता प्रेसिडेंट गु को कोई प्रॉब्लम हो गई है? कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं? नहीं तो वॉशरूम में इतना टाइम क्यों लग रहा है? उन लोगों की वॉइस ना ज्यादा लाउड थी ना ज्यादा लो, लेकिन कॉर्नर पर खड़ा मैं सब क्लियरली सुन रहा था। मैं ऑलमोस्ट लड़खड़ा कर गिर गया। वेट, क्या मैंने सच में यही सुना? मैं क्वाइटली वॉल के पास चिपक गया और उनकी गॉसिप्स सुनने लगा। एक और बंदा बोला, डॉक्टर बुला दे क्या? दूसरा बोला, इतनी सीरियस सिचुएशन भी नहीं होगी। मैं कंप्लीटली स्पीचलेस हो गया। अब और सुनने की हिम्मत नहीं थी। दुनिया की पावरफुल प्रेसिडेंट गु को ये लोग कॉन्स्टिपेशन पेशेंट समझ रहे हैं। मुझे हंसी आ जाएगी। थोड़ी देर बाद गु शुई बाहर आई। एग्जीक्यूटिव्स इंस्टेंटली उसके आसपास गैदर हो गए। उसके एक्सप्रेशन को देखकर उनके दिमाग में एक ही थॉट आ रहा था, देखा कितनी डिफिकल्टी हुई होगी बेचारी को। एक ओल्ड एग्जीक्यूटिव तुरंत फ्लैटरिंग टोन में बोला, प्रेसिडेंट गु अब नॉर्मली काफी हार्ड वर्क करती है। मेरे घर में कुछ प्रीमियम हेल्थ टी है, मैं बाद में आपके लिए भिजवा देता हूँ। गु शुई ने ब्राउज स्लाइटली फ्रोन किए और कुछ सेकंड्स सोचा। आशन लेटली काफी हार्ड वर्क करता रहता है और रात को लेट भी सोता है। हेल्थ टी उसकी बॉडी के लिए यूजफुल हो सकती है। फाइनली उसने सिर हिला दिया। फिर मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ओल्ड एग्जीक्यूटिव का फेस इंस्टेंटली ब्राइट हो गया, जैसे उसे कोई ह्यूज ऑनर मिल गया हो। एकदम मस्त। उसने तो एक्सीडेंटली एग्जैक्ट राइट बटन प्रेस कर दिया था। बस एक सेंटेंस और प्रेसिडेंट गु का मूड इंप्रूव हो गया। बाकी एग्जीक्यूटिव उससे जेलसी से देखने लगे। मैं क्वाइटली डोर से निकलकर ऑफिस वापस आ गया। फूजिया ने मुझे देखते ही पूछा, आशन अभी जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आए थे उनमें से कोई तुम्हारा एक्वेंटिस तो नहीं? नहीं तो तुमने सडनली टर्न करके दूसरी साइड जाना क्यों चूज किया और इतनी देर लगा दी? मैंने सोचा एनीवेज फ्यूचर में हम पार्टनर्स होने वाले हैं, इसलिए बेवजह हाइड करने का पॉइंट नहीं था। मैंने क्लियरली सिर हिला दिया। हाँ। फूजिया ने शार्प ब्रेथ ली। सीरियसली? वैसे आज जो लोग आए थे प्रेसिडेंट गु के अलावा बाकी सब उनके नीचे ही हैं। उसके बाद उसने मेरी तरफ पीटी से देखा। आशन तुम्हारी लाइफ भी इजी नहीं है। मैं कंफ्यूज्ड हो गया। ये बंदा अपने दिमाग में क्या स्टोरी बना रहा है? मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मैं खुद काफी हैप्पी मूड में था। फूजिया ने मेरी सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन देखी और इमोशनल टोन में बोला, जो एफर्ट्स तुम अभी दिखा रहे हो एक दिन डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड मिलेगा। मैंने कुछ नहीं बोला। फूजिया ने कॉन्ट्रैक्ट मेरी तरफ बढ़ाया। उसे लगा मैं हर क्लॉज केयरफुली रीड करूंगा, लेकिन मैंने बस पेजेस कैजुअली फ्लिप किए, पेन उठाया और सीधा सिग्नेचर कर दिया। फूजिया ऑलमोस्ट जंप कर गया। दोआनशन तुम्हारा दिल तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली रीड भी नहीं किया? क्या पता अंदर कोई क्लॉज तुम्हारे अगेंस्ट हो? मैंने कैजुअली जवाब दिया, डर किस बात का? जब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आपके साथ काम करूंगा तो अब हम सेम बोट में हैं। मैंने साइंड कॉन्ट्रैक्ट उसे वापस दे दिया। फूजिया ने थोड़ा स्टंड होकर सिर हिला दिया। ऑब्वियसली। मैंने फोन दोबारा उठाया। कॉन्ट्रैक्ट डन? तो मैं थोड़ा ये रीड करता हूँ। जब ऑडिशन रजिस्ट्रेशन ओपन हो मेरा नाम रजिस्टर कर देना। फूजिया ने ब्राउज फ्रोन किए। ब्रो अभी कौन सा टाइम चल रहा है? एक्टिंग प्रैक्टिस करो, नोवेल पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मैंने सिर हिला दिया। ये ऑर्डिनरी नोवेल नहीं है, ये लिन हाई प्रोजेक्ट का ओरिजिनल नोवेल है। स्क्रिप्ट और ओरिजिनल नोवेल में डेफिनेटली डिफरेंस होंगे, इसलिए मैं पहली ओरिजिनल स्टोरी प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। फिर स्क्रिप्ट आएगी तो दोनों कंपेयर करके कैरेक्टर को बेटर समझ सकूंगा। मैं कैजुअली फोन स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था। ऑथर एक्चुअली काफी टैलेंटेड है। वर्ल्ड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूज क्लियरली रिटन है, स्टोरी स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट फ्लॉलेस है। फूजिया थोड़ा लेट रिएक्ट किया, फिर स्लोली नोट किया। मेक सेंस। भाई क्या ये स्क्रिप्ट मुझसे हूँ खिलवा रही है? भाई लगता है स्क्रिप्ट राइटर बदलना पड़ेगा। वो बाहर जाने लगा। सोच रहा था मेरे लिए कुछ अच्छे स्क्रिप्ट्स भी फाइंड करे, लेकिन डोर तक पहुंचते ही सडनली फ्रीज हो गया। रुको, आज पूरा दिन मैं दुआन शेन के थॉट्स प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। नॉर्मली तो ये मेरी बात सुनता
था। फिर उसके फेस पर प्राउड स्माइल आ गई। लगता है फाइनली इसने खुद प्लानिंग करना सीख लिया है। ये बूढ़ा आदमी बहुत प्लीज्ड हुआ। और इसी के साथ हम अपना पार्ट 2 यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगर पार्ट 2 पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना और कहना कि पार्ट 3 चाहिए या नहीं। बाकी थैंक यू सो मच इस पार्ट को देखने के लिए। बाकी अगले पार्ट में मिलते हैं, तो तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज एंड बाय।